गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अनअकैडमी की केमिस्ट्री की क्लास में। मेरा नाम है स्वाति एंड अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आ जाएंगे हमारे सारे स्टूडेंट्स जल्दी से। आई नो इट इज 8 डिग्री सेल्सियस आउटसाइड हेयर इन दिल्ली एंड गुड़गांव। इट इज वेरी कोल्ड एंड इट मस्ट बी वेरी डिफिकल्ट फॉर ऑल ऑफ यू टू वेक अप इतनी जल्दी एंड अटेंड आज की क्लास। पर यही तो फन है। मतलब एक सेकंड में लिंक भेज दूं सबको, फिर हम बात करेंगे कि जैसे जब हम लोग बड़े होकर कहीं जाएंगे या व्हेन यू सिट विद योर फ्रेंड्स, जब तुम 12th क्लास में 11th क्लास में होगे तो यही दिन तो याद आएंगे, यही बातें याद आएंगी कि यार किस तरीके से ठंड में ठिठुरते हुए हम बैठते थे और क्लास अटेंड किया करते थे। चलिए आ जाएंगे सारे स्टूडेंट्स। आज हम लोग वन शॉट करेंगे, हमारे एसिड बेसिस एंड सॉल्ट को एक बारी में पूरे के पूरे चैप्टर को खत्म कर दिया जाएगा। इसीलिए आज आप लोगों की इतनी जल्दी सुबह क्लास लगाई गई है, ठीक है, क्योंकि आज फिर काफी सारी क्लासेस भी है हमारी इवेंचुअली एंड वी हैव टू डू दैट ऑल्सो। सो जल्दी से हमारे सारे स्टूडेंट्स आ जाएंगे एंड देन वी विल बिगिन आवर क्लास। ऐसा तो नहीं है सारे के सारे क्रिसमस मना रहे हैं। मैंने तो कल क्लास में भी अनाउंस किया था कि अपना सुबह सुबह सेशन होना है। आओ फटाफट से सारे आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। देखो नहीं आओगे पढ़ाना तो मुझे तब भी है, बस फर्क ये है कि अगर आप आओगे तो आपके जो भी डाउट्स हैं वो इंस्टेंटली क्लियर हो जाएंगे, वरना फिर फॉलोइंग क्लासेस में आप पूछते रहोगे और मैं फिर क्लियर करती रहूंगी। ओके, आ जाएंगे हमारे सारे स्टूडेंट्स। मैं थोड़ी देर के लिए और वेट करती हूँ क्योंकि आई नो टाइम लगता है, इतनी सुबह सुबह उठ के आने में दिक्कत होती है थोड़ी। ठीक है, आ जाएंगे सारे, सभी के सभी। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। उठ जाओ मेरे बच्चों, जल्दी जल्दी उठ जाओ। सोने के लिए बहुत समय पड़ा है एक्चुअली, नहीं मतलब बोर्ड से लेकर अब आगे तक की जो तुम्हारी पूरी जिंदगी है उसमें सोना थोड़ा मुश्किल है। मतलब अब शायद मुझे नहीं लगता है कि सोने का समय मिल पाएगा हमें, बिकॉज बहुत सारी जिम्मेदारियां आने वाली है आप सभी लोगों पर। आ जाइए जल्दी से। हाय राज, गुड मॉर्निंग। चलिए राज उठ गए हैं हमारे। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। आओ हरी अप ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग जी। देखिए अब तुम्हारी मैडम सुबह उठ के बैठ गई है, ऐसे थोड़ी ना होते, बच्चे नहीं उठेंगे। वैसे तो तुम बहुत कहते थे कि मैम हम तो ना सुबह 4 बजे उठ जाते हैं, मैम हम तो ना सुबह 3 बजे उठ जाते हैं। कहाँ गए फिर वो? उठ के फिर से सो जाते हो। आ जाओ। क्या मैरी क्रिसमस बोलूंगी सैंटा की तरह घंटे बजाऊंगी तब उठोगे सभी? मैरी क्रिसमस ऑल ऑफ यू। आओ। हैप्पी हॉलीडेज। अब तो सबकी छुट्टियां भी पड़ गई होंगी, है ना, किसी को स्कूल भी नहीं जाना होगा, कोई दिक्कत भी नहीं होगी। अब तो हम अपनी फुल डे क्लासेस लगाया करेंगे। आप लोगों को फिजिक्स के वन शॉट भी कराने हैं मुझे। मस्त एकदम फुल डे पढ़ाई लिखाई चला करेंगे हमारी, फुल डे। चल स्टूडेंट्स आ जाएंगे अपने, तो फिर क्लास शुरू करते हैं हम। ठीक है, बीच बीच में बच्चे अपने आप आते रहेंगे, जुड़ते रहेंगे। तो बेटा आज हम पढ़ने जा रहे हैं एसिड बेसिस एंड सॉल्ट का वन शॉट। एसिड बेसिस एंड सॉल्ट एक ऐसा चैप्टर है जो मतलब देखने पर काफी ज्यादा लेंदी लगता है हमें। काफी सारे रिएक्शंस होते हैं, काफी सारी इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स अपने को दिमाग में फिट करने होते हैं। आज कोशिश करते हैं कि पूरा का पूरा चैप्टर एक ही बारी में खत्म हो जाए, ताकि हम सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स को एक दूसरे के साथ जोड़ सके। जैसे जब लोग ध्यान लगाते हैं, यूजुअली लोग एक माला की मदद से ध्यान लगाते हैं, नहीं राम का नाम जपते हैं, उसमें जो बीड्स होती है, मतलब जिस भी भगवान को हम याद करते हैं, राम जी, कृष्ण जी, हमारे जीसस हो गए, अल्लाह हो गए, किसी को भी जब भी हम याद करते हैं हम उन बीड्स के सहारे याद रखते हैं, क्योंकि वो बीड्स क्या करती हैं, वो एक एक नाम से दूसरे नाम के बीच में ऐसे नेटवर्क बनाती है, ऐसा मेरा मानना है। ठीक है, कि यार वो जो बीड्स है ना वो हेल्प करती है हमारी टू ज्वाइन वन नेम टू अनदर। इट्स लाइक राम 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 राम, वो उनको ना जोड़ने में मदद कर रही है उस चीज को। सिमिलरली जब हम पूरा का पूरा चैप्टर एक साथ करते हैं ना, तो हम सारे कॉन्सेप्ट्स को एक दूसरे के साथ जोड़ सकते हैं। इसीलिए इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कि हम वन शॉट में पूरा का पूरा चैप्टर एक बारी खत्म कर दें।
जितना मुझसे हो पाता है उतना मैं आप लोगों को करवा देती हूँ, पर बीच में फिर थोड़ी बहुत तो ऊंच नीच हो जाती है ना, कि कभी नेट ना चले या कभी वो ना हो। बट आज होपफुली ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी हमें, क्योंकि सारा जुगाड़ एकदम मतलब सिस्टम बिठा के बैठी हूँ मैं। तो चलते हैं फिर। हाय सुरभि, गुड मॉर्निंग, मेरी क्रिसमस, आई एम एब्सोल्युटली फाइन, हाउ आर यू? आप कैसे हो? चलो सुरभि भी आ गई है हमारी, तो अब क्लास शुरू करते हैं। एसिड बेसिस एंड सॉल्ट सेकंड चैप्टर है हमारी एनसीईआरटी का। फटाफट से हम लोग क्विक रिवीजन कर लेते हैं। बहुत सारे बच्चे जो हैं वो इस पूरे कॉन्सेप्ट को, पूरे चैप्टर को पढ़ चुके हैं। जो पढ़ चुका है एक बार ये रिवीजन कर लो, पेपर से पहले वैसे भी करनी तो है ही ना, तो अब कर लो। ओके, चलिए। अब एसिड्स क्या होती हैं? एसिड्स वो चीजें होती हैं जो सार टेस्ट करती है। सार माने खट्टा, ठीक है, सार माने खट्टा, जिनका खट्टा स्वाद होता है। जैसे दही हो गई, नींबू हो गया, ऑरेंज जूस हो गया, विनेगर हो गया, ये सारी चीजें हमारी एसिड्स होती है, या इन सब में एसिड्स प्रेजेंट रहती है। बेस कौन से होते हैं? बी फॉर बेस एंड बी फॉर बिटर। बेस एक ऐसी चीज होती है जिसका सोपी टच होता है, यानी कि जब हम उसके हाथ लगाते हैं ना, हमें जैसे साबुन को हाथ लगाने पर चिकना चिकना नहीं महसूस होता है, वैसा ही बेस के साथ होता है, ठीक है। अब यहाँ चिकना टच तो लिख नहीं सकते थे, तो उन्होंने सोपी टच लिख दिया। एग्जाम्पल हो गया हमारा बेकिंग सोडा, सोप एंड वॉशिंग पाउडर। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं इंडिकेटर्स की। इंडिकेटर्स क्या होते हैं? स्पेशल टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेस आर यूज्ड टू टेस्ट whether a substance is acidic or basic. These substances are known as indicators. जिस तरीके से हमने पीएच इंडिकेटर्स पढ़ा था ना, पीएच इंडिकेटर क्या बताता है कि भाई कौन सा सोल्यूशन का कितना पीएच है, कितना हाई पीएच है, कितना लो पीएच है। सिमिलरली अगर मैं इंडिकेटर्स, केवल इंडिकेटर्स शब्द की बात करूं, तो वो मुझे सिर्फ ये बता सकते हैं। इंडिकेटर्स ना बहुत सारे तरीके के होते हैं। जैसे आपने देखा है ना, बहुत सारी तरीके की गाड़ियां होती है। एक गाड़ी अपनी ऑल्टो है, एक गाड़ी अपनी होंडा सिटी है, एक गाड़ी अपनी ऑडी है, एक गाड़ी अपनी जैगवार है, एक गाड़ी अपनी बीएमडब्ल्यू है। तो ये सारी अलग अलग गाड़ियां हैं, इनमें अलग अलग तरीके से इंडिकेटर शो होते हैं। अब मेरी जो स्कूटी है उसका इंडिकेटर और एक जैगवार का इंडिकेटर ऑफ कोर्स अलग होगा, मतलब जब पैसे में 100 गुने का फर्क है तो ऑफ कोर्स चीजें डिफरेंट होंगी ही, ठीक है। उसी तरीके से इंडिकेटर्स भी ना अपने बहुत सारे तरीके के होते हैं, पर जब भी मैं इंडिकेटर वर्ड सुनूंगी मेरे दिमाग में सिर्फ एक चीज आनी चाहिए कि एसिड बेस इंडिकेटर क्या होते हैं, जो मुझे ये बताते हैं कि ये चीज एसिडिक है एंड ये चीज बेसिक है, ठीक है। हाय ईशान, हाय हैप्पी, गुड मॉर्निंग, मेरी क्रिसमस, ठीक है। सो दीज सब्सटेंसेस आर नोन एज इंडिकेटर्स। अब इंडिकेटर्स अपना रंग भी बदल सकते हैं, अपना टेस्ट भी बदल सकते हैं, स्मेल भी बदल सकते हैं, सारी चीजों की तरीके से हम इंडिकेटर्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। तभी तो बहुत सारे तरीके के इंडिकेटर्स होते हैं, ठीक है। सो आगे चलते हैं, हम आगे पढ़ते हैं। हाय विंध्यावासिनी, गुड मॉर्निंग। ये तुम लोग इतनी लेट लेट उठ के क्यों आ रहे हो? इतना लेट लेट किसकी गुड मॉर्निंग होती है भाई? जल्दी जल्दी उठ के आओ। अब इंडिकेटर्स हमारे जो कैटेगरी के होते हैं उनके बारे में हम बात करते हैं। 4 कैटेगरी होती है, 3 कैटेगरी हम यहाँ पर पढ़ेंगे। जो चौथी कैटेगरी है विच इज योर यूनिवर्सल इंडिकेटर, उसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो सबसे पहला है नेचुरल इंडिकेटर, देन दूसरा है सिंथेटिक इंडिकेटर एंड देन तीसरा है ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर। ओके, सो नेचुरल इंडिकेटर हो गया आपका लिटमस, टर्मरिक माने हल्दी, हाइड्रेंजिया, पेट्यूनिया, जेरेनियम। लिटमस किससे मिलता है ये सारी जानकारी तुम्हें पता है, आई नो, पर बस क्लास में सिर्फ इस चीज के लिए बैठो कि एक रिविजन हो रही है। आई एम श्योर मेरे सारे स्टूडेंट्स को हर एक चीज पता है, बट दिस इज जस्ट अ रिविजन, ठीक है। रिविजन तभी करी जाती है जब हमें सब कुछ पता होता है। मिथाइल ऑरेंज एंड फेनोक्थिलीन आपके सिंथेटिक इंडिकेटर होते हैं। सिंथेटिक इंडिकेटर माने कि जो हम फैक्ट्रीज में, इंडस्ट्रीज में बनाते हैं। ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर जैसे कि अपना अनियन हो गया, वनीला एसेंस, ये हमारे ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर होते हैं। ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर जो स्मेल से रिलेटेड होते हैं। यहां पर हम एक और इंडिकेटर लिख लेते हैं, क्लोव। क्लोव माने लौंग, ठीक है।
आगे चलते हैं। अब हम सबसे पहले बात करते हैं लिटमस के बारे में। लिटमस किससे मिलता है? मुझे लाइकेन से मिलता है। अच्छा मुझे बताओ, लाइकेन एक प्लांट है या एनिमल है? ठीक है, बताइए। इसी टाइम चल रहा है कार्बन एनएच कंपाउंड का प्रीमियर, ऐसे कैसे है? वैसे भी बेटा वो 20 मिनट का है तो बाद में देख लेना, कोई दिक्कत नहीं, शायद वो टाइमिंग ऐसा हो गया होगा। विंध्यावासिनी वो 20 मिनट का ही, बाद में देख लेना, उसमें बस मैंने क्वेश्चंस डिस्कस करे, कोई दिक्कत नहीं है। वेरी गुड, हैप्पी, हैप्पी ने हैप्पी कर दिया। यस, लाइकेन अपना एक प्लांट होता है। सही है यार, तुम्हारी मतलब बायो की भी प्रिपरेशन बढ़िया हो रखी है। ठीक है, और ये किससे बनता है? जब एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है बिटवीन एल्गे एंड फंगाई। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप क्या होता है? जिसमें दोनों को फायदा हो, जो दो लोग रिलेशनशिप में हैं उन्हें फायदा हो, या उनमें से एक को फायदा एक को नुकसान, या दोनों को नुकसान। व्हाट काइंड ऑफ रिलेशनशिप इज सिम्बायोटिक रिलेशनशिप? क्या लगता है, व्हाट काइंड ऑफ रिलेशनशिप इज सिम्बायोटिक रिलेशनशिप? सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में दोनों चीजें, जो दोनों मेंबर है रिलेशनशिप में, उन दोनों को फायदा होता है। ठीक है, मतलब एल्गे एंड फंगाई को दोनों को कुछ ना कुछ फायदा मिल रहा है इस चीज से। नेचुरली पर्पल इन कलर होता है। मैं वापस रिपीट करती हूं बेटा कि वो वाला लाइकेन जिससे मुझे लिटमस मिल रहा है, वो वाला लाइकेन पर्पल कलर का होता है। पर असलियत में लाइकेन बहुत सारे अलग अलग कलर के होते हैं। रेड भी होते हैं, येलो भी होते हैं, ग्रीन भी होते हैं, व्हाइट भी होते हैं, ब्लैक भी होते हैं। मैंने सबसे पहले लाइकेन देखे थे 2017 में, व्हेन आई वेंट टू मनाली। मनाली से पहले एक जगह पड़ती है कसोल, वहां मैं गई थी, मेरी फैमिली के साथ गई थी मैं। नॉट अ फैमिली प्लेस, फैमिली के साथ मत जाना कभी भी वहां पे, मनाली चले जाना बट डोंट गो देयर, बट वो बात की बात है। ठीक है, सो कसोल में गई थी और वहां पे इतनी सुंदर जगह, मैंने अपनी जीवन में पहली बारी पहाड़ देखे थे और मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। सच अ ब्यूटीफुल प्लेस, देयर वाज लाइक इन एवरीवेयर। मुझे पता नहीं था उस टाइम पे मैं केमिस्ट्री टीचर, मतलब एज सच ऑनलाइन केमिस्ट्री टीचर बनूंगी, वरना मैं फोटो खींच के लाती तुम लोगों के लिए। सच ब्यूटिफुल लाइकेंस। इट इज प्रेजेंट इन पेपर एज वेल एज सोल्यूशन फॉर्म। यहाँ पे लिटमस की बात हो रही है कि भाई लिटमस जो है वो पेपर के फॉर्म में भी आता है, जैसे यहाँ पर ये पेपर स्ट्रिप्स ड्रॉ हो रखी है, और ये सोल्यूशन के फॉर्म में भी आता है। ये नीचे अपने सोल्यूशंस भी हमें गिवन है। ठीक है, दो तरीके के लिटमस होते हैं, रेड लिटमस होता है और ब्लू लिटमस होता है। अब हम लोग ट्रिक सीखते हैं कि भाई एसिड जो है वो जब उसमें रेड लिटमस को डालते हैं तो क्या होता है, जब उसमें ब्लू लिटमस डालते हैं तो क्या होता है, बेस में जब रेड डालते हैं तो क्या होगा, ब्लू डालते हैं तो क्या होगा। और ये सारी चीजें मैं आप लोगों को याद करवाऊंगी, तो अभी बस पढ़ रहे हैं, उसके बाद याद करवाऊंगी। एक ट्रिक है अपने बबलू भाई की, वो वाली ट्रिक करते हैं हम। ठीक है, अब जब बेटा एक एसिड में मैं रेड लिटमस को डालूंगी, कोई भी कलर चेंज नहीं आया है। देखो यहां पर भी ये रेड था, यहां पर भी ये रेड है, पर जब मैंने ब्लू लिटमस को एसिड में डाला, जो ब्लू लिटमस है देखो वो हल्का हल्का लाल होने लग गया। तो क्या कंक्लूजन निकाला मैंने कि भाई रेड लिटमस जो है वो लाल ही रहता है एसिड में, और ब्लू लिटमस लाल हो जाता है। यही सेम चीज हम अब बेस में चेक करेंगे, कलर चेंज। भाई बेस में जब मैंने लाल लिटमस पेपर को डाला तो वो लाल लिटमस पेपर नीला हो गया, पर जब मैंने नीले लिटमस पेपर को डाला वो एज इट इज था। सो रेड लिटमस टर्न्स ब्लू, ब्लू लिटमस रिमेन्स ब्लू। ठीक है, और न्यूट्रल में दोनों का कलर सेम ही रहता है, लाल लाल रहता है, नीला नीला रहता है। अब इसको हम याद करेंगे रे बबलू के माध्यम से, यहीं पर ही बता देती हूं मैं आपको। देखो बेटा, रे ब ब्लू, आई हैव अ वेरी गुड फ्रेंड जिसका नाम बबलू है, उसको मैं उसके घर जाके बुलाती हूँ कि चल बबलू टेबल टेनिस खेलते हैं। तो मैं कैसे बुलाऊंगी, रे बबलू, ऐसे करके बुलाएंगे हम, बिकॉज दैट इज हाउ वी कॉल पीपल हेयर इन हरियाणा। ठीक है, रेस्ट सुना है ऐसे। सो रेड बेस ब्लू, रेड लिटमस बेस की मौजूदगी में ब्लू कलर का हो जाता है। ये एक चीज याद है तो पूरा का पूरा लिटमस याद हो जाएगा कि भाई रेड लिटमस बेस की मौजूदगी में ब्लू होता है, तो ब्लू लिटमस एसिड की मौजूदगी में रेड हो जाएगा। बस उल्टा करना है चीजों का आपको, रेड से आपने ब्लू कर दिया, रेड का उल्टा ब्लू, बेस का उल्टा एसिड,
ब्लू का उल्टा रेड, तो रे बबलू उसका ठीक उल्टा भी बिल्कुल करेक्ट होगा। सो दिस इज अ ट्रिक टू रिमेंबर हमारे लिटमस पेपर का कलर चेंज। अब आगे हम बात करते हैं हल्दी। हल्दी अपन सबके घर में है, ठीक है। अच्छा सुनिए, टर्मरिक और टैमरिंड में कंफ्यूज ना होए, टैमरिंड आपकी इमली होती है, टर्मरिक आपकी हल्दी होती है। अब जब मैं टर्मरिक को किसी न्यूट्रल चीज के साथ कराऊंगी तो टर्मरिक येलो रहेगी, टर्मरिक को मैं किसी एसिड के साथ करवाऊंगी तब भी टर्मरिक येलो रहेगी, जैसे नींबू के साथ रिएक्ट कराया येलो रहा। अब मैं टर्मरिक को किसी बेस के साथ करवाऊंगी तो उसका रंग हो जाएगा वर्मिलियन, वर्मिलियन माने की लाल। तुम्हें वर्मिलियन नहीं याद रखना है, तुम्हें केवल रेड याद रखना है। अब यहाँ पे मैंने टर्मरिक को लाइम के साथ रिएक्ट करवाया था। लाइम क्या होता है? चूना जो लगता है पान पे और तुम लोग लगाते हो मुझे। देखिए जब मैं कहते हैं क्यों नहीं करा काम, क्यों नहीं पढ़ रहे हो, मैम हमारा ना स्कूल होता है, मैम हमारे ना प्री बोर्ड होते हैं, यही चूना ही लगाते हो बेटा मेरे को भी तुम लोग, ठीक है। चलिए तो ये हो गया लाल रंग का, वर्मिलियन रंग का। आगे बढ़ते हैं हम। अब हम बात करते हैं मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज है एक सिंथेटिक इंडिकेटर। तो मिथाइल ऑरेंज का नॉर्मल रंग कैसा है? इसके नाम में ही लिखा है, इसका न्यूट्रल रंग बेटा ऑरेंज होता है, यानी कि नॉर्मली ये ऑरेंज कलर का होता है। तो जब एक न्यूट्रल पीएच में मैं मिथाइल ऑरेंज डालूंगी तो उसका रंग ऑरेंज ही रहेगा। जब मिथाइल ऑरेंज को मैं किसी एसिडिक चीज के साथ करवाऊंगी तो उसका जो रंग है वो रेडिश ऑरेंजिश मतलब लाल रंग का हो जाएगा, ठीक है। मिथाइल ऑरेंज का रंग लाल हो जाएगा। और जब मैं बेस के साथ रिएक्ट कराऊंगी तो मिथाइल ऑरेंज पीले रंग का हो जाएगा, येलो कलर का हो जाएगा। अब इसको याद कैसे करवाया था मैंने, किस किस को ट्रिक याद है? इसकी भी एक ट्रिक लिखवाई थी मैंने आपको, दो ट्रिक लिखवाई थी एक्चुअली, नॉट वन। आई मेड यू पीपल राइट टू ट्रिक्स। किस किस को याद है इसकी ट्रिक, बताएंगे जल्दी से? यहां लिखती हूं इतने में। जल्दी से बताएंगे क्या ट्रिक थी? राम बॉय कैसी ट्रिक है, कैसे यूज कर सकते हैं इसको हम? मैम राम बॉय में आर से है रेड, ए से है एसिड। वेरी गुड विंध्यावासिनी। बस विंध्यावासिनी को तो याद है, इसी को तो पढ़ना है बेटा, इसी का ही तो बोर्ड है। बाकी सबने तो शायद पर्ची वर्ची की कुछ सेटिंग बैठा रखी है, रिश्वत देनी होगी बाकियों को, बाकियों को थोड़ी ना पढ़ना है। जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? बोर्ड बेटा सबका है ना, सिर्फ इसका अकेली का नहीं है ना। ओ से ऑरेंज, बी से बेस, वाई से येलो। किस किस को ये ट्रिक आती है? ठीक है, जिसको नहीं आती है रेज हैंड कर लो, मैं समझा दूंगी। दूसरी ट्रिक क्या थी? रेड मोबी। दूसरी ट्रिक थी रेड मोबी, ठीक है। एक मिनट, मेरे जो स्टूडेंट्स है ना बेटा, जो अब 11वीं 12वीं में जा चुके हैं, उनको भी यही सेम ट्रिक करवाई थी। टू दिस वेरी डे दे रिमेंबर दिस ट्रिक, टू दिस वेरी डे। और जब जब ये ट्रिक यूज करेगा ना उनको मैडम की याद आएगी। रेड एम ओ बी वाई मैं उल्टा बनाती हूं तो मुझे माफ करिएगा, कैपिटल वाई मुझसे सीधा नहीं बनता है। हु इज टू ब्लेम? माई पेरेंट्स आर टू ब्लेम। मेरे पापा मेरे को बचपन में ना बहुत ज्यादा डांट के धमका के एबीसीडी लिखवाते थे, क्योंकि मुझसे एबीसीडी भी नहीं लिखी जाती थी। आई वाज लाइक 8 और 9 years old, तब तक मुझे एबीसीडी नहीं लिखी जाती थी। यस आई वाज अ वेरी लेस देन एवरेज किड, ठीक है, विच इज ओके, इट्स नॉर्मल। सो उन्होंने इतना धमकाया मेरे को, इतना कूटा मेरे को कि अब मैं वाई उल्टा ही बनाती हूँ डर के मारे, ठीक है। सो रेड, रेड माने लाल, किसमें होता है ये? एसिड में होता है। एम माने मिथाइल, ओ माने ऑरेंज, ओ माने ऑरेंज, बी माने बेस। रेड मोबी, मोबी बेटा बाइक होती है या मोबी क्विक, वो पेमेंट ऐप जो होती है, ठीक है। बी माने बेस और वाई माने येलो। अंडरस्टूड? चलिए बहुत बढ़िया। हाँ या ना तो बोलना नहीं है तो हम मान के ही चल लेंगे कि अंडरस्टूड है। ओके, सो अगला हम बात करते हैं किस चीज के बारे में? चलिए एक बारी पीछे चलते हैं हम। पीछे चलते हैं हम लोग एक बारी।
राम बॉय, सबको क्लियर हो गई राम बॉय, या किसी को अब भी दिक्कत है, कोई किसी को अब भी क्लैरिटी नहीं है? इज देयर एनी स्टूडेंट जिसको क्लैरिटी नहीं है तो मुझे बता दो। इफ देयर इज एनी स्टूडेंट जिसको कोई क्लैरिटी नहीं है, you people have to say yes or no. You people have to say yes or no. You guys know that, right? Your yes or no matters. क्लियर है ईशान? तो ईशान बोलते क्यों नहीं हो फिर? ठंड के मारे क्या हाथ जम गए हैं तुम्हारे? है भाई ईशान, क्या दिक्कत हो रही है? बोलना होता है ना। पढ़ाऊंगी नहीं मैं, पहले बता रही हूँ, हाँ ना नहीं बोलोगे तो। अगला हम बात करते हैं फिनोप्थलीन के बारे में। तो फिनोप्थलीन में क्या होता है अपना, जब फिनोप्थलीन न्यूट्रल पीएच में कलरलेस रहता है, सेम माने कलरलेस, फिनोप्थलीन माने कलरलेस। तुम्हारे स्कूल में वो नहीं है यार, कोई कार्निवल वार्निवल नहीं चल रहे हैं क्या आजकल? जम गया, वो नहीं चल रहे हैं कार्निवल वार्निवल? वहां तो बड़ा उछल उछल के जाते होंगे, चल रहे होंगे तुम। तो ये बेटा इसका नॉर्मल कलर कलरलेस रहता है, तो न्यूट्रल में ये कलरलेस रहता है, एसिडिक में भी ये कलरलेस रहता है। जब बेसिक पीएच होता है, हाय प्रियम, जब बेसिक पीएच होता है तब ये गुलाबी हो जाता है। तो फेनोप्थलीन इज कलरलेस, बेरंग है, हमारे जीवन की तरह बेरंग है, पर जैसे ही इसको हम बेस में मिलाते हैं ये गुलाबी रंग का हो जाता है। ठीक है, जैसे किसी किसी के आने से जीवन में थोड़े से रंग भर जाते हैं ना, उसी तरीके से फेनोप्थलीन को जब एसिड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो रंग भर जाते हैं। आगे चलते हैं हम। अब हम पढ़ते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। ऑल्फैक्टरी शब्द का मतलब होता है स्मेल, खुशबू से रिलेटेड होती हैं ये सारी चीजें। ठीक है, खुशबू है हमारी ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। तो बेटा मैंने क्या किया, एक कत्तर ली, कत्तर क्या होता है, एक कपड़े का टुकड़ा लिया, उसके ऊपर ना मैंने प्याज को घिस दिया, ठीक है, ताकि प्याज का जो थोड़ा बहुत रस है वो उस कपड़े के ऊपर लग जाए। मैंने बेसिकली दो कपड़े लिए, एक कपड़े के ऊपर प्याज रगड़ी, दूसरे कपड़े के ऊपर प्याज रगड़ी। पहले कपड़े को मैंने एक एसिड से साफ करने की कोशिश करी, दूसरे कपड़े को मैंने एक बेस से साफ करने की कोशिश करी। जब मैंने उस प्याज वाले कपड़े को एसिड से साफ करने की कोशिश करी, स्मेल नहीं गई। जब तुम लोग प्याज काटते हो हाथ में भी स्मेल हो जाती है ना, तुम लोग तो क्यों ही काटते होगे, राजा बेटे हैं सारे के सारे, है ना? क्यों प्याज काटी है कभी आप में से किसी ने? कराए कभी काम? जब अपन लोग प्याज काटते ना, नॉट सैंड पेपर, नो नो नॉट सैंड पेपर, जब प्याज काटते ना हाथों में बड़ी गंदी बदबू जाती, 2 दिन तक रह जाती है, अनटिल एंड अनलेस हम उसे साबुन से धोएं। तो साबुन में क्या है, बेस है, और बेस क्या कर रहा है, प्याज की स्मेल को खत्म कर रहा है, प्याज की स्मेल को फिनिश कर रहा है, लूज कर रहा है। तो बस यही चीज याद रखनी है कि भाई प्याज की बदबू हाथ से कैसे जाती है, साबुन से धोने से। साबुन क्या है, बेस, तो बेस ही अनियन की स्मेल को लूज करवाएगा। ठीक है, काटिए प्रियम, क्या बनाया है? भेलपूरी बनाई थी तब तब काटी थी। चले अगली हम बात करते हैं वनीला एक्सट्रैक्ट। वनीला एक्सट्रैक्ट एक जीवन की सबसे खूबसूरत महकने वाली चीज है। बहुत से लोग ना इसको एज अ परफ्यूम भी यूज करते हैं, मतलब अपने परफ्यूम में थोड़ा सा मिला के भी यूज करते हैं, क्योंकि इसकी इतनी सुंदर स्मेल होती है। ठीक है, तो जो वनीला एक्सट्रैक्ट है, अगेन उसकी स्मेल बेस में लूज हो जाएगी, एसिड में स्मेल रहेगी उसकी। ठीक है, मैगी बनाई थी यार, कल रात को मैंने भी मैगी खाई थी। मेरा भी मन था कि प्याज टमाटर डाल के मैं बनाऊं, पर इतनी ठंड थी, मगर वही मैं प्याज काटूंगी हाथों में स्मेल हो जाएगी, फिर ठंडे पानी से हाथ धोने पड़ेंगे, ऐसे ही बना लेना तू। तो मैंने भी ऐसे ही बनाई थी, मैंने भी कल खाई थी, और मैंने कल हॉट चॉकलेट भी पी थी। नो इट्स लाइक ठंड में ना you need to cherish these things, you need to cherish these moments। गर्मी में नहीं मिलना ये मौका हॉट चॉकलेट का, तब तो ये होगा कि भाई रू अफ़ज़ा लेके आओ। सो यू नीड टू चेरिश ईच एंड एवरीथिंग ऑफ विंटर्स हेयर। ठीक है, नहीं हाँ, वनीला आइसक्रीम भी होते हैं। वनीला एक्सट्रैक्ट एक चीज होती है, एक लिक्विड है जो आपके केक में भी डलता है, पेस्ट्रीज में भी डलता है, आइसक्रीम में भी डलता है, खाने में भी डलता है, कुछ लोग खीर में भी डालते हैं, कुछ लोग सैलेड्स में, अपने रायते में भी डालते हैं, ये सारी चीजें होती हैं। ठीक है, क्लोव माने लौंग, तो लौंग की भी स्मेल किस में जाएगी, बेस में। तो आप बस ये समझ लेना कि बेस में हर एक ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर की स्मेल चली जाएगी। ठीक है, विद्यावासिनी ने परसों खाई थी, अरे सही है, वी आर ऑलमोस्ट सिमिलर।
we're almost so similar. चलिए, सो अब हम लोग बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड्स के बारे में. सो फार वी हैव डन आवर इंडिकेटर्स, जिसमें हमने ऑल फैक्ट्री, सिंथेटिक एंड नेचुरल इंडिकेटर्स समाप्त कर दिए हैं. अब हम फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड्स के बारे में बात करेंगे कि एसिड्स किस तरीके से फिजिकली हमें पता चलता है कि भाई ये पर्टिकुलर चीज एक एसिड है. तो सबसे पहली चीज हमें याद रखनी है कि उनका खट्टा स्वाद होता है, ये हमें अब तक पता चल गया है. एसिड्स जो होती है वो ब्लू लिटमस को रेड करती है, मिथाइल ऑरेंज को रेड करती है, फिनोप्थलीन कलरलेस ही रहता है. दे कैन नॉट डिस्ट्रॉय द स्मेल ऑफ अनियन एंड वनीला एसेंस. यहां तक हमने पूरा सब कुछ समझ लिया है, पढ़ लिया है. अब ऐसी एसिड्स जो फल फ्रूट में यानी कि नेचुरली मौजूद रहती है हमारे आसपास, ऐसी एसिड्स को बेटा ऑर्गेनिक एसिड्स कहते हैं. मेरे पीछे ये शब्द छुप रहा है, मैं थोड़ा और साइड हो जाती हूं. ऐसी एसिड्स को हम, कहां है, ऐसी एसिड्स को हम, ये देखो, ऑर्गेनिक एसिड्स कहते हैं. सो ऑर्गेनिक एसिड्स क्या होती हैं? वो एसिड्स जो नेचुरली हमारे पर्यावरण में या हमारे फल फ्रूट सब्जी इन सब में मौजूद रहती है. ठीक है. द एसिड्स दैट आर ऑब्टेन फ्रॉम रॉक, मिनरल्स ऑफ अर्थ, उनको हम मिनरल एसिड्स कहते हैं. मिनरल शब्द से ही समझ जाना चाहिए कि मिनरल एसिड्स क्या होती है, जो मिनरल से मिलती है. ठीक है. ऑर्गेनिक एसिड्स भी पढ़ाऊंगी और मिनरल एसिड्स भी पढ़ाऊंगी आपको क्या होती है. आगे बढ़ते हैं. अब ये आपकी एनसीईआरटी की बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टेबल है. इसमें से ना यार एमसीक्यूज आने के एटलीस्ट 95% चांसेस हैं. 100% नहीं कहूंगी मैं, क्योंकि अगेन बुआ फूफा वहां से अभी डिटेल भेज नहीं रहे हैं. जैसे ही हम लोग क्वेश्चंस परफॉर्म करने शुरू कर देंगे ना, जो सीबीएसई में मैंने मेरे खुफिया सूत्र बिठा रखे हैं, वहां से पता चल जाएगा कि क्या क्वेश्चन आएगा क्या नहीं. बट इस टेबल में से क्वेश्चंस आने के 95% चांसेस हैं, तो ये आप याद कर लीजिएगा. आई विल हेल्प यू रिमेंबर, मतलब आई विल हेल्प यू लर्न दिस इन द क्लास ओनली. विनेगर क्या होता है? जो अपना चौमिन में डलता है. ठीक है. तो ऐसी चौमिन मैं खाऊंगी, ऐसी चौमिन मैं खाऊंगी. ठीक है. तो ऐसी से एसिटिक याद रखना है. विनेगर किस में डलता है? चौमिन में. तो ऐसी चौमिन मैं खाऊंगी, एसिटिक एसिड. ऑरेंज या जितनी भी आपकी खट्टी चीजें होती है उनमें सिट्रिक एसिड होता है. हम सिट्रिक एसिड की ना गोलियां आती है. मुझे ना 2019 में कोविड हो गया था. मतलब काफी खतरनाक वाला हुआ था कि बिल्कुल बिल्कुल मेरे को टेस्ट नहीं आ रहा था किसी चीज में, ना मुझे किसी चीज की स्मेल आ रही थी. इट वॉज दैट सीवियर, फीवर वगैरह भी चढ़ रहा था. तो डॉक्टर ने कुछ दवाइयां प्रिस्क्राइब करी थी मेरे को, जिसमें से विटामिन सी की भी गोली थी कि विटामिन सी जो होता है ना वो अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट देता है. आजकल तुम देख रहे होगे कि सिट्रिक एसिड लोग अपने मुंह पर भी लगाते हैं चमक के लिए, बिकॉज इट इज दैट गुड, हमारी स्किन को ग्लो करवा देता है. तो ऑरेंज जो होती है वो भी कितनी प्यारे से ऑरेंज से कलर की होती है ना. तो ऑरेंज हो गया, नींबू हो गया, ये जितने भी आपके से खट्टे फ्रूट होते हैं ना, खट्टी चीजें होती हैं, उनमें आपका सिट्रिक एसिड प्रेजेंट रहता है. ये इतनी बारी पढ़ चुके हैं कि लर्न हो गया है. यही तो चाहिए था मुझे, यही मेरा टारगेट था. चलिए. टैमरिंड मानी इमली, ट से टैमरिंड, ट से टार्टरिक एसिड. टोमेटो ऑक्सैलिक, टी ओ ना, और इसकी भी एसिड ओ से शुरू हो रही है, तो टोमेटो ऑक्सैलिक. वैसे इसको टमेटो बोलते हैं हम, टमेरोज. ओके. हाँ जी प्रियम जी बोलिए. स्टार मिल्क यानी कि अपना दही, दही में होगी लैक्टिक एसिड, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं. ये देखो लेमन भी खट्टा, खट्टे में सिट्रिक एसिड. अब ये ना बहुत बारी पूछा जाता है, बहुत बारी, कि एंट स्टिंग में क्या होगा और नेटल स्टिंग में क्या होगा. ठीक है. इनका केमिकल फॉर्मूला प्रियम नहीं पूछेगा बेटा कोई भी. बच्चे मुझसे पूछते हैं मैम सिट्रिक का बता दो, ऑक्सैलिक का बता दो. बेटा 12th वाले बच्चों को नहीं पता इनका केमिकल फॉर्मूला, कोई पूछेगा ही नहीं. और बेटा जिस गली हमें जाना ही नहीं, उस गली का एड्रेस पूछ के फोन में उसका मैप डाल के क्या ही कर लेगा. बेटा पेट्रोल ही फूकना है अपनी स्कूटी का, है इतना फ्री का पेट्रोल और इतना एक्स्ट्रा दिमाग तो अपने पास है नहीं कि फालतू का ज्ञान भरे. तो जितना ज्ञान हमारे लिए जरूरी है ना उतना ही भरना है, फालतू का क्यों रखना है? दिमाग खराब होता है. अब बेटा एक चीज याद रखिएगा कि मेथनोइक एसिड को हम फॉर्मिक एसिड भी बोलते हैं. तो आप अपनी एनसीईआरटी में बगल में लिख लीजिएगा कि दिस इज नोन एज फॉर्मिक एसिड. ओके. आगे चलते हैं. बट इलेक्ट्रिक स्कूटर है तो बेटा बिजली भी तो फ्री की थोड़ी आ रही है. पापा ये नहीं बोलेंगे कि बिजली का बिल कौन भरेगा. ठीक है. आगे की लाइन तो तुम्हें पता ही है. सो नहीं, हमें फॉर्मूलाज नहीं याद रखने हैं. अब हम बात करते हैं बेसिस की. बेस जो होते हैं उनका बिटर माने कड़वा स्वाद होता है.
लाल को नीला कर देते हैं, मिथाइल को पीला कर देते हैं, फिनोप्थिलीन को पिंक कर देते हैं। दे कैन डिस्ट्रॉय द स्मेल। अच्छा, जितने भी आपके मेटल ऑक्साइड्स हैं, मेटल हाइड्रोक्साइड्स हैं, वो बेसिक इन नेचर होंगे। पर मेटल ऑक्साइड्स के दो ऐसे एक्सेप्शंस हैं, ऐसी दो ऑक्साइड्स हैं मेटल्स की जो बेसिक नहीं है। कौन सी है? कौन सी है बेटा? ये कौन से विलेज में रह रहे हो कि बिजली फ्री है? ऐसा तो दिल्ली में भी नहीं है। ऐसा कौन सा विलेज है? हम भी आगे वहीं से क्लास ले लेंगे। बता दो बेटा, बताइए ऐसे कौन सी दो मेटल ऑक्साइड्स हैं विच आर नॉट बेसिक इन नेचर? Are you all of you? Generally, most of the metal oxides are basic in nature, पर ऐसे दो ऑक्साइड्स हैं which are not. Very good. जल्दी से जवाब दो। मैं यूं नहीं बोल रही हूं कि सही जवाब दे रहे हो आप, फिर जल्दी से जवाब दीजिए, जल्दी से। हरी अप। बताइए Al2O3 ZNO क्या होगा? पक्का कंफर्म्ड? चलिए, विद्यावासिनी ही जवाब दे रही है। तो बेटा जनरली हमारे जितने भी मेटल ऑक्साइड्स हैं, जैसे कि Na2O हो गया, K2O हो गया, CaO हो गया, MgO हो गया, ये सारे के सारे बेसिक है। अब Al2O3 एंड ZNO ये भी हमारे मेटल ऑक्साइड्स ही है, पर ये एक्सेप्शन है, ये बेसिक नहीं है, ये एम्फोटेरिक है। एम्फोटेरिक का क्या मतलब होता है कि ये एसिडिक नेचर भी शो कर रहे हैं और बेसिक नेचर भी शो कर रहे हैं। सो ये वेरी गुड ईशान, ये एम्फोटेरिक है। दे आर ऑपोजिट्स ऑफ एसिड्स एंड कैन न्यूट्रलाइज और कैंसिल देयर इफेक्ट। ये तो पता ही है कि बेसिस जो होते हैं वो एसिड्स के उल्टे होते हैं। अब हम एल्कली शब्द के बारे में पढ़ते हैं। देखो, बेस तो सब कुछ है। इट्स लाइक कि एक क्लास में बच्चे तो सारे ही हैं, पर ऐसे बच्चे जो पढ़ाई में अच्छे हैं, हमने उनको टॉपर बोल दिया कि भाई ये तो टॉपर है भाई, ठीक है भाई, ये तो सेकंड टॉपर है भाई। सो बच्चे तो सब हैं, पर जो बच्चे स्वाति मैम से पढ़ते हैं हम उन्हें टॉपर बोल देते हैं क्योंकि वो टॉप करते हैं। तो उसी तरीके से बेस तो सब है, पर ऐसे बेस जो पानी में घुल रहे हैं वो एल्कलीज है, ठीक है। सो दोज बेस विच आर soluble in water without any chemical reaction are called alkalis। विदाउट एनी केमिकल रिएक्शन का क्या मतलब है कि वो पानी में घुल के फिर केमिकली रिएक्ट करके कुछ दूसरी चीज ना बनाए। अब जैसे मैं बोल रही हूं NaOH एक एल्कली है, मतलब वो बस पानी में घुल रहा है, ऐसा नहीं वो पानी के साथ रिएक्ट करके कैल्शियम कार्बोनेट बना रहा है, कुछ अलग चीज नहीं बनानी चाहिए, ठीक है। तो जैसे NaOH, KOH, COH होल ट्वाइस, MgOH होल ट्वाइस, NH4OH, ये सारे के सारे आपके एल्कली हैं। अच्छा, अब ना मुझे यहाँ पे एग्जांपल्स देख के एक क्वेश्चन याद आया। मैं एक स्टेटमेंट बोलती हूँ, ध्यान से सुनिएगा। क्या सभी के सभी एल्कलीज स्ट्रॉन्ग बेसिस होते हैं? क्या सभी के सभी एल्कलीज स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं? बताइएगा, क्या सभी के सभी एल्कलीज स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं? 3 बार रिपीट कर दिया है मैंने, अब मुझे जवाब चाहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इससे पता चल जाएगा कि क्लियर है या नहीं। ओके, विंध्यावासिनी कह रही है नो, प्रियम हैप्पी, अच्छा हैप्पी भी कह रहे हैं नो, वेरी गुड। और बताइए, प्रियम में कह रहे हैं नो। हाय, इतने शाणे कब से हो गए तुम? ओहो, टचवुड, टचवुड भाई, बहुत ही ज्यादा शाणे हो गए हमारे बच्चे तो। यस, बिकॉज जैसे NH4OH जो है आपका, वो एक वीक बेस है। वीक बेस होने के बावजूद वो एक एल्कली है। आई एम सो हैप्पी, आई एम सो हैप्पी भगवान। चलो, कुछ तो ज्ञान जा रहा है तुम्हारे दिमाग में, ऐसी नहीं मैं बोलती रहती बैठती रहती, कुछ तो जा ही रहा है। वेरी गुड। ओके, इनसॉल्युबल बेसिस जैसे आपका कॉपर ऑक्साइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गया, ये बेस है पर ये एल्कली नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। अब हम बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स की। ये सारी चीजें आप हमें बताएंगे। रिएक्शन विद मेटल्स, जब मैं किसी एसिड को मेटल के साथ रिएक्ट करूंगी तो मुझे क्या क्या मिलेगा प्रोडक्ट में। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं रिएक्ट करवा रही हूं मैग्नीशियम और H2SO4 को साथ में, तो मुझे क्या प्रोडक्ट मिलेगा? स्टूडेंट्स जल्दी से बताइए। यही सेम कॉन्सेप्ट ना हम लोग मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में पढ़ चुके हैं। फटाफट से जवाब बताइएगा, मुझे क्या मिलेगा?
हरी अब मेटल कार्बोनेट्स का भी लिखती हूं मैं, जैसे सपोज अगर मैं Na2CO3 को रिएक्ट करवा रही हूं, मेटल सॉल्ट मिलेगा प्लस में हाइड्रोजन, हाइड्रोजन गैस मिलेगी या हाइड्रोजन लिक्विड मिलेगा, क्या मिलेगा, हाइड्रोजन गैस मिलेगी या हाइड्रोजन लिक्विड मिलेगा बेटा, जल्दी से बताइएगा, हाइड्रोजन गैस या हाइड्रोजन लिक्विड। वेरी गुड, ओहो हो, मतलब ये चैप्टर तो तुम्हारा सेट है, फिर तो क्यों ही करवा रही हूँ मैं वन शॉट। यस, तो मुझे इधर MgSO4 मिलेगा, और मुझे पता है MgSO4 किस प्रकार मिला, जो ये बेटा आपका Mg है वो हाइड्रोजन को यहां से डिस्प्लेस कर पा रहा है, तभी ये रिएक्शन हो रहा है। अगर Mg की जगह पे यहाँ पे मैं कॉपर लिखती तो ये रिएक्शन नहीं हो पाता है। तो ऐसा नहीं है कि हर एक मेटल रिएक्ट करेगा एसिड्स के साथ, वो मेटल जो हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है वही रिएक्ट कर पाएंगे एसिड्स के साथ, और यहां पर साइड में मुझे मिल जाएगी हाइड्रोजन गैस। ठीक है, चलिए अब नीचे मुझे क्या मिलेगा, हाय अंकित, नीचे मुझे क्या मिलेगा यहाँ पे, हाय विपिन बेटा, बहुत ही जल्दी सुबह हो गई, क्लास को जब ऑलरेडी 40 मिनट हो गए तब तो तुम लोग उठ के गुड मॉर्निंग लिख रहे हो, पिटाई करनी पड़ेगी तुम सब लोगों की, मैडम तुमसे पहले आ जाती है क्लास में। तो यहाँ पर मुझे एक सॉल्ट मिलेगा NaCl, एक चीज रटवाई है कि बेटा जहां कहीं पर भी कार्बोनेट हो कार्बन डाइऑक्साइड तो बनेगा ही बनेगा, तो यहां पर बन जाएगा हमारा कार्बन डाइऑक्साइड एंड साथ के साथ वाटर बन जाएगा। सेम चीज होगी अगर मैं हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करवाऊंगी। ठीक है, मेरी क्रिसमस आरती, मेरी क्रिसमस टू ऑल ऑफ यू जिन्होंने क्लास लेट ज्वाइन करी है। देखिए शुक्र मानो मैं तुम्हारा सेंटा क्लॉस नहीं हूं, वरना कतई गिफ्ट ना देती मैं तुम्हें। ठीक है, सॉल्ट कार्बन एंड वाटर, अभी सोकर उठे हो, ओहो क्या ही कर सकते हैं यार, फिर तो अब तो डांट भी नहीं सकते हैं। जब भी बेटा एक बेस के साथ रिएक्शन होगा, ये तो हमको अभी तक रट चुका होगा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा एंड अपने को सॉल्ट प्लस वाटर मिलेगा। जब भी एक मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन होगा तो अपने को क्या मिलेगा, जल्दी से बताइएगा। अब जैसे सपोज मैं Na2O के साथ रिएक्शन करवा रही हूँ HCl का, तो मुझे क्या प्रोडक्ट मिलेगा, जल्दी से मुझे गेस करके बताइएगा। हरी ऑल ऑफ यू, अगर मैं सोडियम ऑक्साइड का रिएक्शन करवा रही हूं तो मुझे क्या मिलेगा, Na2O का HCl के साथ रिएक्शन करवा रही हूं तो इस टाइम कोई सो के उठता है, विंध्यवासिनी लगा डांट इनको बेटा कौन सा सॉल्ट मिलेगा, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन तो मुझे भी पता है, कौन सा सॉल्ट मिलेगा ये तो बताओ, क्या मिलेगा प्रोडक्ट, क्या होगा यहाँ पे, सॉल्ट प्लस वाटर मिलेगा। मैं बोल रही हूँ कि मेरे को पता है सॉल्ट प्लस वाटर मिलेगा, मैं पूछ रही हूँ सॉल्ट कौन सा मिलेगा ये बता दो। यस, द सॉल्ट वुड बी NaCl एंड अपना वाटर अलग से हो जाएगा। अक्सर पता है कंफ्यूजन कहाँ होगी कि भाई वाटर एज अ प्रोडक्ट बन रहा है या हाइड्रोजन एज अ प्रोडक्ट बन रहा है, क्योंकि अपने को ये तो पता है कि हर एक में सॉल्ट 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 बनेगा। कंफ्यूजन वुड बी कि वाटर एज अ प्रोडक्ट है या हाइड्रोजन एज अ प्रोडक्ट है, तो बस याद रख लेना कि रिएक्शन विद मेटल्स में केवल हाइड्रोजन एज अ प्रोडक्ट है, उसके अलावा हर जगह वाटर एज अ प्रोडक्ट है। ठीक है, चलिए मैम फिजिक्स में नहीं पढ़ा है कुछ सही से मॉर्निंग से, अच्छा चलिए कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, और मैंने मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का वन शॉट डाल दिया है, उसे जाके देख लेना सभी, फिर बाद में मुझे शिकायतें नहीं चाहिए कि मैम हमने नहीं पढ़ा। ठीक है, सो रिएक्शन विद मेटल्स के साथ हाइड्रोजन मिलेगा, बाकी सबके साथ अपने को वाटर मिलेगा, ये चीज याद रख लीजिएगा। अब आगे हम बात करते हैं स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स के बारे में। अब ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिनको आता है शाबाश, जिनको नहीं आता है कोई दिक्कत नहीं, अब समझा देंगे, पर ध्यान से सुनना है, कुछ भी नहीं लिखना है। ठीक है, चलिए, तो स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स, कौन सी एसिड कितनी स्ट्रॉन्ग है कितनी वीक है, मुझे इस चीज का पता लगाना है। एक ऐसी एसिड है जो मेरी स्किन को जला देती है, एक ऐसी एसिड है जो मेरी स्किन को निखार दे देती है, मुझे कैसे पता कि मुझे कौन सी एसिड यूज करनी है कौन सी एसिड यूज नहीं करनी है। अब हम बात करते हैं। तो एन एसिड इज डिफाइंड एज अ सब्सटेंस विच डिसोसिएट्स इन वाटर टू गिव हाइड्रोनियम आयंस। एसिड वो चीजें होती हैं जो पानी में जाते ही डिसोसिएट मतलब टूट जाती है, और टूटने पर मुझे हाइड्रोनियम आयन मिलता है। अब ये किस तरीके से हो रहा है, हाइड्रोनियम किस तरीके से मुझे मिल रहा है,
ये बात हम अभी करते हैं। जैसे सपोज HCl का ही एग्जाम्पल सारी जगह पर है, तो मैं HCl के एग्जाम्पल से ही समझाती हूँ। जैसे सपोज मेरे पास HCl है, HCl को मैं पानी में डालूंगी बेटा, ये टूट जाएगा इंटू H प्लस प्लस Cl माइनस, ठीक है। अब जो ये H प्लस है, इसके इर्द गिर्द पानी मौजूद होगा। हाइड्रोजन ऑलरेडी बहुत ही छोटा होता है, जैसे हाइड्रोजन पहले इतना था, जब ये हाइड्रोजन आयन बन गया यानी कि एक कटायन बन गया, ये और छोटा हो गया। अब जो छोटी चीजें होती हैं उन्हें डर लगता है ना। इसके आसपास बहुत सारे वाटर के मॉलिक्यूल्स होंगे, तो ये सोचेगा कि यार अकेले रह के मैं क्या करूं, डरा हुआ रहूंगा, छोटू सा हूं, मैं पानी के साथ मिल जाता हूं। तो जो ये आपका H प्लस है बेटा, ये पानी के साथ मिल जाएगा। इस H प्लस को मैं हाइड्रोजन आयन बोलूंगी, पर H प्लस जब पानी के साथ मिल जाएगा उसको मैं हाइड्रोनियम आयन बोलूंगी। हाइड्रोनियम और हाइड्रोक्साइड अलग चीजें होती हैं, तो इन्हें कंफ्यूज मत करना। तो ये H3O प्लस बन जाएगा। सो दिस इज माय हाइड्रोनियम आयन। इसको लिख लीजिएगा प्लीज, क्योंकि अक्सर ना अपन कंफ्यूज हो जाते हैं। हाइड्रोनियम आयन एंड H प्लस इज माय हाइड्रोजन आयन। अलग अलग चीजें हैं ये, मतलब इन दोनों का ऑलमोस्ट सेम ही है, ठीक है। मैं आपको बोलूं कि बेटा एसिड जो है वो पानी में जाके हाइड्रोजन आयन बना रही है, मैं आपको बोलूं कि बेटा एसिड जो है पानी में जाके हाइड्रोनियम बना रही है, प्रोसेस एक ही है पर प्रोडक्ट्स हमारे डिफरेंट डिफरेंट है। अब इस हाइड्रोनियम आयन को मैं एक और तरीके से लिख सकती हूं, H प्लस ब्रैकेट में एक्वस। एक्वस का क्या मतलब है कि इस H प्लस को पानी के साथ मिलाया जा रहा है। सो ये चीजें आप नोट डाउन कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। अब जो एसिड जितना ज्यादा H प्लस रिलीज करेगा वो एसिड उतना ही स्ट्रॉन्ग होगा, या जो एसिड जितना ज्यादा हाइड्रोनियम आयन बनाएगा वो उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। अब आपने मेरे शब्दों में चेंज देखा, मैंने बोला जो एसिड जितना ज्यादा हाइड्रोजन आयन देगा, हाइड्रोजन आयन देगा एंड हाइड्रोनियम आयन बनाएगा। तो अब इस चीज से हमें यह भी क्लियर हो रहा है कि भाई हाइड्रोजन आयन पानी में रिलीज हो रहे हैं, हाइड्रोनियम आयन पानी में बन रहे हैं, बन रहे हैं। तो बस यही शब्दों के खेल में हम असर्शन रीजन में फंस जाते हैं, ठीक है। सो हाइड्रोजन आयन रिलीज हो रहा है, हाइड्रोनियम आयन फॉर्म हो रहा है, ठीक है। हाँ, H माइनस को हम हाइड्राइड बोलते हैं, H माइनस इज हाइड्राइड, हाइड्राइड ये हमारा हाइड्राइड होता है। मैरी क्रिसमस टू यू टू सिक्कू बेटा। आगे चले। अब स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स के लिए अगेन वही बात कर दी मैंने, मेरे को कंपेयर करना है स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड को। मैं HCl को एक स्ट्रॉन्ग एसिड क्यों कह रही हूँ, क्योंकि मैम HCl पानी में जाके अपने सारे के सारे हाइड्रोजन पानी में रिलीज कर देता है, अपने सारे के सारे हाइड्रोजन आयन पानी में बना लेता है। वीक एसिड में एसिटिक एसिड को, एसिटिक एसिड इज CH3COOH, इसको मैं एक वीक एसिड क्यों कह रही हूं, क्योंकि देखो पानी में मैंने 3 एसिटिक एसिड मिलाए, मान के चलो पानी में मैंने 3 एसिटिक एसिड मिलाए, 1 2 3, तीनों में से बस एक टूटकर H प्लस बना रहा है, पूरी की पूरी एसिटिक एसिड नहीं टूट रही है। बट जब मैंने पानी में 3 HCl मिलाए, तीनों के तीनों HCl टूटकर H प्लस बना रहे हैं, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड्स क्या होती हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड वो चीजें होती हैं जो पानी में पूरी तरीके से टूट जाती हैं, वीक एसिड वो होती हैं जो पानी में टूटती नहीं है, ठीक है। मैं एक बार पिछला कॉन्सेप्ट वापस से रिपीट कर देती हूँ फॉर दो स्टूडेंट जिनको समझ में नहीं आया होगा। एक सेकेंड, मैंने क्या बोला कि बेटा कुछ एसिड जैसे ना हाइलायूरोनिक एसिड एक बहुत ही बढ़िया चीज है जिसको अपन लोग स्किन पे लगाते हैं टू लुक यंग, एवरीबडी यूज दैट, नॉट जस्ट गर्ल्स, गर्ल्स वुमेन मेन बॉय एवरीबडी यूजेस दैट। सो उसके नाम में भी एसिड है, पर उसको मैं अपने मुंह पर लगा सकती हूँ, पर मैं HCl एसिड अगर मेरे एक छोटे से नखून पे भी गिर जाए तो मुझे इतना दर्द होगा,
तो ऐसा क्या फर्क है इन दोनों में कि एक को मैं खुशी खुशी खरीद रही हूँ, इतनी महंगी खरीद के अपने मुंह पे लगा रही हूँ, और दूसरी वाली से मैं इतना डरती हूँ। तो ऐसा इसीलिए है क्योंकि इन दोनों की स्ट्रेंथ बहुत ही ज्यादा डिफरेंट है। अब स्ट्रेंथ किस बेसिस पर डिफाइन होगी कि कौन कितने ज्यादा H+ रिलीज कर रहा है पानी में। एक्चुअली स्ट्रेंथ को डिसाइड करने के ना बहुत सारे फैक्टर्स हैं, पर 10th क्लास के लिए हम एसिड की जो स्ट्रेंथ है उसे केवल H+ के हिसाब से जज करते हैं। मैंने आपको क्या बोला कि बेटा जैसे HCl है, HCl को जब मैं पानी में घोलूंगी तो HCl H+ आयन पानी में देगा, H+ आयन पानी में देगा। H+ आयन को मैं हाइड्रोजन आयन बोलूंगी। अब ये हाइड्रोजन आयन क्या करेगा, वाटर के साथ मिलके हाइड्रोनियम आयन बनाएगा। तो हाइड्रोनियम आयन ऐसा नहीं है कि HCl रिलीज कर रहा है हाइड्रोनियम आयन को, हाइड्रोनियम आयन बनता है और H+ आयन रिलीज होता है। ये फर्क है बस दोनों के बीच में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड अब हमने समझ ली है। अब स्ट्रॉन्ग एसिड की एक नेमोनिक है जो सारे बच्चे याद रख लेंगे, परसों ही हैदराबाद हिमाचल निकल, ठीक है। परसों से नहीं, जो अपने काम के लिए पहले वो रख देते हैं हम। हिमाचल इज HCl, नाइट्रिक निकल से इट्स नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड इज HNO3, नाइट्रिक एसिड। अक्सर हम इन्हीं के बारे में बात करते हैं और एक एक्स्ट्रा हो जाता है H2SO4, तो अभी उसको ही हम पढ़ते हैं, ठीक है। सो HCl नाइट्रिक एसिड एंड H2SO4। एसिटिक एसिड को हम खा सकते हैं, एग्जैक्टली एसिटिक एसिड को तुम चाउमीन में मिला के तो खा रहे हो, है ना। चलिए, सो दी एसिड्स विच कंप्लीटली, कंप्लीट वर्ड पे ध्यान रहना है, विच कंप्लीटली डिसोसिएट इन वाटर टू गिव हाइड्रोनियम आयंस आर नोन एज स्ट्रॉन्ग एसिड्स। याद करवा दिया है तुमको मैंने नेमोनिक से। अब हम बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस की। जिस तरीके से एसिड्स मेटल के साथ रिएक्ट कर रहे थे, बेस भी मेटल के साथ रिएक्ट करेंगे। अब इसका सिर्फ एक ही एग्जाम्पल है जो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, विच इज योर सोडियम रिएक्टिंग विद, सॉरी, जिंक रिएक्टिंग विद NaOH, जिंक रिएक्टिंग विद NaOH। और इसका प्रोडक्ट आपको पता है, याद रखना है बेटा, पूछा जाता है ये, क्योंकि NCERT का इक्वेशन है ये आपका। आयोनाइजेशन मतलब, नो 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 प्रियम, डिसोसिएशन मीन्स अलग होना, डिसोसिएट होना। आयोनाइजेशन मीन्स आयन बनना, डिसोसिएशन होगा तभी आयोनाइजेशन हो पाएगा। इट्स लाइक कि जैसे अवेंजर्स में नहीं दिखाते, या जैसे रॉकेट लॉन्चर्स होते हैं, जैसे मान के चलो कि ये मेरे पास है भी, जैसे तितली वाला एक क्लचर है मेरे पास, ठीक है। अभी ये तितली वाला क्लचर मेरे इस पेन के ऊपर लगा हुआ है, ठीक है। अभी ये दोनों साथ में है। अब मैं क्या करूंगी, इस क्लचर को मैं निकाल के इस पेन से डिसोसिएट कर रही हूं, अलग कर रही हूं। तो अभी इस क्लचर और पेन का डिसोसिएशन हो रहा है। डिसोसिएशन होने के बाद पेन अलग बन रहा है, क्लचर अलग हो रहा है। सो पहले ये साथ में थे, ये HCl मान के चलो। अब जो ये क्लचर है ये Cl है आपका। जैसे ही Cl छूट रहा है मेरे पेन से, तो डिसोसिएशन हो रहा है। डिसोसिएशन के बाद H+ एंड Cl- आयन बन रहे हैं। तो आयोनाइजेशन मतलब आयन बनना, डिसोसिएशन मतलब टूटना, ठीक है। मैम कैन वी यूज एनी एसिड? नो 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 नो, वी कैन नॉट यूज एनी एसिड्स बेटा, नहीं, स्ट्रॉन्ग एसिड्स नहीं यूज कर सकते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड्स आपकी इन्वर्टर की बैटरी, गाड़ी की बैटरी में यूज होते हैं, डे टू डे लाइफ में कहां से खाने में यूज करोगे। तो यहां पर अपने को मिलेगा Na2ZnO2 प्लस में हाइड्रोजन गैस, ठीक है। यस, वेरी गुड, सोडियम जिंकेट एंड हाइड्रोजन गैस। अब हम नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करेंगे। नॉन मेटल ऑक्साइड कौन सी है? जैसे सपोज मैं अगर बोलूं कि कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन हो रहा है NaOH का, तो क्या बनेगा प्रोडक्ट? एवरीबडी जल्दी से मुझे प्रोडक्ट बताइएगा। यहाँ पर हमको पता है कि सॉल्ट प्लस वाटर बनेगा। अरे अब क्या रिएक्शन होगा यहाँ पे? NaOH एंड CO2 का, NaOH एंड CO2 का क्या प्रोडक्ट होगा?
बताओ जल्दी से। इसके बाद फिर पीएच शुरू कर रहे हैं हम। पीएच के बाद फिर हम सॉल्ट पढ़ेंगे। 1 घंटे में चैप्टर खत्म है आपका। आर यू ऑल ऑफ यू? CO2 प्लस NaOH क्या देगा भाई? इतना मुश्किल है क्या याद करना या याद रखना चीजों को? Na2CO3 मिलेगा कि नहीं मिलेगा? वाटर मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तुम ही बताओगे, मैं नहीं बता रही, तुम ही बताओगे। अब हम बात करते हैं बेसिस की। जिस तरीके से एसिड्स की स्ट्रेंथ डिफाइन होती है कि कौन एसिड कितना H प्लस रिलीज कर रहा है, सिमिलरली बेसिस, यस वेरी गुड, Na2CO3 एंड हाइड्रोजन गैस मिलेगा। Na2CO3 एंड हाइड्रोजन गैस मिलेगा। उधर लिख देती हूँ, फिर बाद में बोलोगे मैम आपने बताया ही नहीं। अच्छा, और मैं टेलीग्राम पे ये वाली पीपीटी डलवा दूंगी, तो इससे रिवाइज कर लीजिएगा आप। Na2CO3 प्लस में वाटर, ये मिल जाएगा अपने को। सॉरी, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, वाटर नहीं, हाइड्रोजन, वाटर नहीं होगा। पेन पेन आ जा। ओके, आगे बढ़ते हैं हम। Bases are defined as those substances which dissociate in water to give OH minus। अब मैंने तुम्हें बोला कि यार एक बेस है जो हम हमारे घर के गटर को या ड्रेन को, मतलब जो सिंक में कभी कभी कुछ फंस नहीं जाता है, सिंक वगैरह को साफ करने के लिए यूज करते हैं, और एक बेस होता है जिसको मैं अपना पेट साफ करने के लिए यूज करती हूँ। तो दोनों बेसिस ही है, पर दोनों बेस डिफरेंट है। जिससे मैं मेरे सिंक के दाग को साफ करती हूँ, उसी बेस से मैं मेरे पेट को साफ नहीं कर सकती, वरना मैं साफ हो जाऊंगी, है ना, दिक्कत हो जाएगी, आंतड़ियां जल जानी है। तो बेसिस आर डिफाइंड एज दो सब्सटेंसेस व्हिच डिसोसिएट इन वाटर टू गिव OH माइनस, माने कि हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं, व्हिच डिसोसिएट इन वाटर टू गिव हाइड्रोक्साइड आयन। ठीक है, OH माइनस इज हाइड्रोक्साइड आयन। हाँ, अब इसमें हम स्ट्रॉन्ग और वीक के बारे में भी बात करेंगे। स्ट्रॉन्ग कौन सी होंगी, समझ में आ गया होगा। स्ट्रॉन्ग बेसिस वो बेसिस होंगे जो मैम पानी में जाते ही OH माइनस कंप्लीटली रिलीज कर देते हैं। ठीक है, उनको हम स्ट्रॉन्ग बेसिस कहते हैं। अब इसका निमोनिक होगा लिया नहीं केक कसम दो मुझे। ऐसा तो ना, घर में जब किसी का बर्थडे होता है, जो थोड़ा बहुत केक बच जाता है उसको फ्रिज में रख देते हैं, और फिर उसके बाद सोचते हैं कि चलो इसको सुबह खाएंगे, पर रात को ही तुम्हारा कोई बहन भाई सरका देता है, फिर तुम उसे बोलते केक खाए ना तूने मेरा, तो फिर वो क्या बोलेंगे, लिया नहीं केक कसम दो मुझे। तो लिया से इट्स लिथियम हाइड्रोक्साइड, बट वी डू नॉट हैव टू वरी क्योंकि ज्यादा क्वेश्चंस आते नहीं है उस पे। नहीं से याद रखेंगे NaOH, केक से याद रखेंगे CaOH होल ट्वाइस, के से याद रखेंगे KOH, मुझे से याद रखेंगे MgOH होल ट्वाइस। बेटा आपकी ऐसी बहुत सी किताबें हैं जिसमें MgOH होल ट्वाइस और CaOH होल ट्वाइस को एज अ वीक बेस बताया गया है, बट अपॉन वेरी एक्सटेंसिव रिसर्च मैं इस कंक्लूजन पर पहुंची हूं कि स्ट्रॉन्ग बेसिस होते हैं हमारे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड आर स्ट्रॉन्ग बेसिस। ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा, लिया नहीं केक कसम दो मुझे। अब हम बात करते हैं कि जो एसिड्स और बेसिस होते हैं उनके बीच में कौन सी चीज कॉमन होती है। एसिड्स एंड बेसिस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन शो करते हैं, दोनों ही इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड्स अच्छी कंडक्ट करेंगे, वीक एसिड्स बेकार कंडक्ट करेंगे। स्ट्रॉन्ग बेसिस अच्छी कंडक्ट करेंगे, वीक बेसिस बेकार इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे, क्योंकि खेल तो सारा आयंस का है। जो आयंस ज्यादा जल्दी रिलीज कर रहा है वो मतलब जो आयंस ज्यादा रिलीज कर रहा है वो अच्छे से कंडक्ट करेगा, जो आयंस कम रिलीज कर रहा है वो कम कंडक्ट करेगा। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट्स बनाते हैं, H प्लस आयन होता है, OH माइनस आयन होता है। चेंज द कलर ऑफ लिटमस, इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक ये हो सकते हैं। इनऑर्गेनिक बेसिकली हम मिनरल वाले को बोल रहे हैं। ठीक है, चलिए सो आगे बढ़ते हैं हम लोग बात करते हैं स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स एंड बेसिस की इन द टर्म्स ऑफ पीएच। अब पीएच का खेल आएगा यहाँ पे, पीएच के बारे में हम बात करेंगे। अब यहाँ पे जो लिखा है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, सुनना। वाटर जो होता है उसमें दो आयन होते हैं, H प्लस एंड OH माइनस आयन, है ना, पता है अपने को। जैसे सपोज मेरे पास वाटर है, अब बेटे इस वाटर को अगर मैं तोड़ूंगी तो ये दो आयन्स में टूटेगा ना। पहला आयन होगा मेरा H प्लस आयन, दूसरा होगा मेरा OH माइनस आयन। एंड व्हेन एसिड इज डिसॉल्व्ड इन वाटर,
it releases H plus ions, and when a base is dissolved it releases OH minus ion. बेसिकली मान के चलिए कि मेरे पास इस हाथ में H प्लस है. अच्छा रुको, मेरे पास आज दो क्लचर है, क्लचर की मदद से करेंगे. पिंक वाला क्लचर इज H प्लस, येलो वाला क्लचर इज OH माइनस. ठीक है, अभी पानी में क्या है, H प्लस एंड OH माइनस आयन बराबर है. H प्लस है ये, OH माइनस है ये. ठीक है, अब जैसे ही मैंने इस पानी के अंदर एसिड डाला तो क्या होगा, H प्लस का नंबर बढ़ेगा. OH माइनस उतना ही है, OH माइनस में कुछ भी नहीं चेंज हुआ है, बस H प्लस का नंबर बढ़ गया है. तो इसका ये मतलब तो नहीं है ना कि एसिड में जो OH माइनस था वो गायब हो गया. नहीं, H प्लस ज्यादा है पर OH माइनस भी तो पानी में मौजूद होगा. ठीक है, अब हम वापस से यहां पे रखते हैं इसको. अब वापस से पानी मेरा भी न्यूट्रल है, H प्लस OH माइनस बराबर है. ठीक है, अब जैसे ही मैं इस पानी के अंदर कोई बेस डालूंगी तो OH माइनस का नंबर बढ़ जाएगा, OH माइनस का नंबर इंक्रीज हो जाएगा. ऐसा नहीं है कि पानी में जो H प्लस था वो गायब कर दिया मैंने, सिर्फ OH माइनस है. नहीं, H प्लस है, बस मात्रा कम है उसकी. ठीक है, तो एक चीज हमें समझनी है कि ऐसा नहीं होता है कि एसिड्स में OH माइनस होगा ही नहीं, बेस में H प्लस होगा ही नहीं. होगा, बस नंबर कम होगा, मात्रा में फर्क होगा. आई बात समझ में? चलिए, अब नीचे वाला सवाल यही पूछ रहा है कि क्या मैं ये पता लगा सकती हूं कि किस पानी के अंदर, सॉरी, किस एसिड के अंदर कितना H प्लस है. वही वापस एग्जांपल लेती हूं कि एक एसिड है जो मैं मुंह पे लगा रही हूं, एक एसिड है जिससे मैं डर रही हूं, जिससे मैं कह रही हूं कि नहीं यार इसको तो दूर रखो, ये तो फर्श को भी गला देगा, ये तो भाई बैटरी में यूज होना चाहिए बस गाड़ी की. तो मैंने कैसे डिसाइड किया कि ये एसिड ये काम करेगा, ये एसिड ये काम करेगा? पीएच की मदद से, पीएच का सहारा लिया मैंने. पीएच ने मुझे बताया कि स्वाति ये एसिड सिर्फ गाड़ियों में यूज हो सकता है और ये एसिड आप अपने मेकअप प्रोडक्ट्स में यूज कर सकते हैं. ठीक है, चलिए. सो कैन वी जज हाउ स्ट्रॉन्ग अ गिवन एसिड और बेस इज? यस, वी कैन जज दैट, वी कैन टोटली जज दैट. उसके लिए हमें सबसे पहले पढ़ना पड़ेगा यूनिवर्सल इंडिकेटर. यूनिवर्सल क्या होता है? इट इज अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ इंडिकेटर. 2-3 इंडिकेटर से मिलकर आपका ये बनता है. यूनिवर्सल इंडिकेटर shows different colors at different concentration of hydrogen ions. अब ये सवाल भी आपसे पूछा जा सकता है कि जो यूनिवर्सल इंडिकेटर है वो किसके बेसिस पे खेल खेलता है? हाइड्रोक्साइड आयंस के बेसिस पे खेल खेलता है या हाइड्रोजन आयंस के बेसिस पे? सो यार आंसर शुड बी हाइड्रोजन आयंस के बेसिस पे वो खेल खेलता है. द यूनिवर्सल इंडिकेटर्स डिटरमाइन द नेचर एज वेल एज द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स एंड बेसिस. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एनसीईआरटी की लाइन है, तो ये याद रख लीजिएगा कि यूनिवर्सल इंडिकेटर नेचर तो बताता ही है कि ये एसिड है या बेस है, वो साथ के साथ ये भी बताता है कि कितना स्ट्रॉन्ग एसिड है और कितना स्ट्रॉन्ग बेस है. जो नॉर्मल इंडिकेटर जैसे लिटमस, मिथाइल ऑरेंज, फिनोप्थलीन, ये सारी चीजें मैंने पढ़ी थी, वो केवल मुझे ये बता रहे हैं कि ये एसिड है, ये बेस है. वो मुझे स्ट्रेंथ के बारे में कुछ भी नहीं बता रहे हैं. तो मैं लिटमस और फिनोप्थलीन के बेसिस पे ये नहीं पता लगा सकती कि स्ट्रेंथ कितनी है. स्ट्रेंथ के लिए तो मुझे यूनिवर्सल इंडिकेटर की सहायता लेनी ही लेनी पड़ेगी. तो एक इंडिकेटर ये भी है और इससे पिछले भी हमारे 3 इंडिकेटर थे. ये चारों इंडिकेटर एसिड बेस तो मुझे बता रहे हैं, पर इन चारों में से केवल एक ऐसा है जो मुझे उसकी स्ट्रेंथ का भी बता रहा है, विच इज माई यूनिवर्सल इंडिकेटर. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. अब यूनिवर्सल इंडिकेटर इस तरीके का होता है, बहुत ही सुंदर इसके रंग होते हैं. इसको याद करने की एक ट्रिक है जो मैं आप लोगों को बताती हूँ. जो 7 है उसके ऊपर बस पहले G लिखिएगा, उसके बाद आपको ऐसे जाना है वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड. अब आपसे ना कोई एग्जैक्ट ये नहीं पूछेगा कि भाई ये बता कि 9 पे कौन सा रंग होता है, 8 पे लाइट ग्रीन होता है, 9 पे डार्क ग्रीन होता है, 10 पे इंडिगो सा होता है, ब्लू सा होता है. नहीं, आपको ऑलमोस्ट पता होना चाहिए. जैसे आपको एक क्वेश्चन दे देंगे कि भाई एक का पीएच है 4, एक का पीएच है 9,
इन दोनों में से किसमें लाल रंग हो सकता है या किसमें ऑरेंज रंग हो सकता है? तो तुम्हें ऑफ कोर्स पता है ना कि जो ऑरेंज, लाल, येलो है ये एसिड की साइड है, तो ऑफ कोर्स जिसका पीएच 4 है उसका होगा। तो विबग्योर के माध्यम से हम अपने इस यूनिवर्सल इंडिकेटर को याद कर सकते हैं। ग्रीन होता है हमारे न्यूट्रल का, यानी कि जिसका पीएच 7 है, तो बात बन जाएगी हमारी। ठीक है, चले आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं पीएच स्केल के बारे में, पर उससे पहले ले लेते हैं 2 मिनट का ब्रेक, क्योंकि मैं पानी पी लेती हूँ। इतने तुम बताओ क्या चल रहा है जीवन में, इतने मैं थोड़ा सा जल ग्रहण कर लेती हूँ। ठीक है, हाय ऑल ऑफ यू, सब बढ़िया है? क्या क्रिसमस की कुछ प्लानिंग है, कुछ पार्टी वार्टी कर रहे हो या नहीं करे? जब मैं छोटी थी मैं तो क्या कर रही थी, मम्मी से 50 रुपए लेके, हमारे टाइम में तो 50 रुपए में काफी सारी चीजें आ जाया करती थी। व्हेन आई वाज यंग, जब वो छोटी सी थी मैं, बहुत सारी चीजें लेके आके, गुब्बारे उब्बारे लेके आके मस्त सेलिब्रेट किया करते थे। चल 2 मिनट का ब्रेक ले रहे हैं बस। स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स एंड बेसिस पढ़ेंगे, फिर पीएच स्केल पढ़ेंगे हम। ठीक है, तुम लोग भी थक गए होगे 1 घंटे से बैठे बैठे, तुम थोड़ा चल लो, घूम लो, फिर लो। मैं तो नहीं चल सकती, तुम लोग चल लो, फिर लो, घूम लो। पीएच स्केल पढ़ेंगे, फिर पीएच स्केल के बाद सॉल्ट्स खत्म करेंगे। जल्दी, हार्डली, मतलब मुझे लगता भी नहीं 1 घंटा लगेगा इस चीज को फिनिश होने में। मैम आप तो साइंस के टॉपर हो गए। नहीं बेटा, मैं साइंस की टॉपर नहीं थी। मेरे 9 सीजीपीए आए थे 10th में। मैथ्स में और साइंस में मेरे बराबर सीजीपीए था। एंड आई वाज वेरी बैड इन मैथ्स, वेरी बैड इन मैथ्स। बहुत हार्ड वर्क किया था मैंने। आप लोग जो ये अपने टीचर्स को देखते हो ना, मतलब ऑफ कोर्स बहुत सारे टीचर्स इंटेलिजेंट होते हैं, आईआईटीज गए होते हैं, एम्स गए होते हैं, बहुत सारे ये होते हैं। पर हमने ना एक नोशन बना रखा है हमारे टीचर के लिए कि हमारा टीचर तो टॉपर होगा। नहीं, अब कल को तुम भी बहुत अच्छे टीचर बन जाओगे, जरूरी थोड़ी ना तुम्हें टॉप ही करना होगा टीचर बनने के लिए। बस तुम्हें चीजें समझानी अच्छी आनी चाहिए। यू शुड बी इजी टू टॉक टू। आपका बात करने का तरीका अच्छा होना चाहिए, और अच्छे में ये नहीं कि तमीज का होना चाहिए, तमीज का तो सबका होता है। लाइक आप बस मुश्किल से मुश्किल चीज को आसान तरीके से समझा पा रहे हो, ये होना चाहिए। ठीक है मैम, मेरा स्कूल है 8 तक, सब लोग। ओ बताओ विंध्यावासिनी, बड़ा ही दुख हो रहा है। कहाँ गए हैं घर वाले घूमने? कहाँ गए हैं आपको छोड़ के यार? बताओ, बेचारे मेरे बच्चे, बोर्ड की वजह से पढ़ना पड़ रहा है। सब लोग टूर पे गए हैं, चले जाते आप भी। कोई नहीं बेटा, हो जाएगी पढ़ाई, इतना मुश्किल नहीं है 10th क्यों अपनी। अम, चलो मैं तुम्हें एक चीज बताती हूँ। मेरे एक टीचर थे स्कूल में, उन्होंने एक चीज मुझे कही। कहते कि यार बहुत से ना बच्चे, 12th के टाइम पर थी, जैसे जब 12th और नीट की तैयारी कर रहे होते सब लोग, तब की थी नीट जेई की। कहते कि ना बहुत से बच्चे अभी घूमने जाएंगे, कोई गोवा जाएगा, कोई बॉम्बे जाएगा, मुंबई जाएगा, कोई पहाड़ों पे जाएगा, जब ये दिवाली की छुट्टी पड़ती है तब की कह रहे थे। कहते कि पर मतलब जो बच्चा कहीं भी नहीं जाएगा ना और घर पे बैठ के पढ़ेगा और अपनी मेहनत करेगा, तो भगवान ना उसको उस मेहनत का इतना अच्छा फल देगा कि ये सारे बच्चे तो सिर्फ एक बार ही घूमने के लिए जा रहे हैं। वो बच्चा अपनी पूरी जिंदगी नई नई जगह देखेगा, पूरी जिंदगी अलग अलग जगहों पर घूमेगा, क्योंकि उसने जब मेहनत करी, जब मेहनत करने की जरूरत थी। और इन बच्चों ने तब घुमाई करी जब इनको पढ़ने की जरूरत थी। तो अगर आज आप किसी भी तरीके का त्याग कर रहे हैं अपने किसी गोल को पाने के लिए, किसी एम को पाने के लिए, तो भगवान जी ना आपको उसी हिसाब से उसका फल देते हैं। ठीक है, मैं भी नहीं गई थी उस ट्रिप पे, मैंने भी सोचा कि नहीं यार, नहीं करना है मुझे ये, मुझे पढ़ना है। ऐसे ही मेरे कॉलेज में भी हुआ था कि जब मैं कॉलेज में थी, तो मेरे ना बहुत सारे बच्चे कॉलेज के मनाली घूमने के लिए गए थे, और मैं इतना बुरा फील कर रही थी कि यार मैं नहीं जा पाई, मुझे पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि मुझे उस टाइम पर जो जिस चीज़ का एग्जाम था, मुझे वो सब्जेक्ट अच्छे से आता नहीं था, तो मुझे ज़्यादा पढ़ना था। मैंने सोचा यार मैं क्यों नहीं गई, मैं क्यों नहीं गई। तो मुझे ना यही चीज़ याद आई कि आज तुम मेहनत कर रही हो, उस मेहनत का फल तुम्हें भगवान देगा। ठीक है, आज नहीं तो कल तुम देखोगे, और इन लोगों से ज्यादा चीजें तुम देखोगी। एंड इस साल 2022 में
मार्च में मैंने देखा था कि गंगा शुरू कहाँ से होती है। जैसे वो होता है ना कि गंगा का संगम होता है, जब हम लोग चोपटा जाते हैं तो रास्ते में संगम पड़ता है, तो मैंने वो संगम देखा कि गंगा शुरू कहाँ से होती है। एंड अभी दिसंबर में आई वेंट टू कैलकाटा, तो कैलकाटा में जो हावड़ा ब्रिज है, हुगली रिवर है, वहां पर मैंने देखा कि इंडिया में गंगा खत्म कहाँ होगी, बिकॉज फिर वेस्ट बंगाल के बाद इट गोज टू आई गेस बांग्लादेश। ज्योग्राफी मेरी इतनी अच्छी नहीं है, बट मुझे सोचकर भी अच्छा लग रहा है कि मेरी मेहनत की वजह से, मेरे काम की वजह से मुझे ये चीज देखने को मिल गई कि हमारी जो गंगा है उसकी शुरुआत कहाँ होती है और गंगा समाप्त कहाँ पर होती है। तो मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि मेहनत करते रहो, और उस मेहनत को बस इतना ग्लोरीफाई मत करो, उस हसल को इतना ग्लोरीफाई मत करो कि नहीं मुझे तो स्ट्रगल करनी ही करनी है, करनी ही करनी है। जब तक उससे दिल को थोड़ा सुकून मिलता है ना, तब तक करते रहो और फल मिलेगा, जरूर मिलेगा। ठीक है। मेरा स्ट्रीम पीसीएमबी था बेटा, पीसीएमबी ली थी मैंने। बड़ी देर से पूछ रही है सिक्कू, तो पीसीएमबी था। चलिए अब हम लोग बात करते हैं पीएच के बारे में। तो पीएच स्केल, यूनिवर्सल इंडिकेटर तो पढ़ लिया। अब यूनिवर्सल इंडिकेटर में मैंने कुछ नंबर्स लिखे हुए देखे थे, 0 से लेके 14 तक। वो क्या है, वो नंबर्स क्या है? वो हमारे पीएच स्केल के नंबर्स हैं। So, as we have concluded that acids and bases both have hydrogen ions, a scale was developed by Sorensen in 1909 जिसको हम pH scale कहते हैं। अब pH में जो P word है that stands for potence यानी कि पावर, एंड H stands for hydrogen ions। तो जो यूनिवर्सल इंडिकेटर है वो भी हाइड्रोजन आयंस के बेसिस पे खेल खेल रहा था, एंड जो पीएच स्केल है वो भी हाइड्रोजन आयंस के बेसिस पर खेलेगा। द पीएच स्केल डिटरमाइंस द स्ट्रेंथ ऑफ द एसिड और बेस बेस्ड ऑन हाइड्रोजन आयन। नंबर होते हैं 0 से लेकर 14 तक, 1 से लेकर 14 तक नहीं, 0 से लेकर 14 तक, याद रखिएगा। जो न्यूट्रल सोल्यूशन होता है उनका पीएच 7 होता है, एसिडिक सॉल्यूशंस का पीएच लेस देन 7 होता है, और बेसिक सॉल्यूशन का पीएच मोर देन 7 होता है। लेस देन 7 का मतलब 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। मोर देन 7 का मतलब है, एक सेकेंड, मोर देन 7 का मतलब है 8, 9, 10, 11, 12, 13 एंड 14। ठीक है। जैसे जैसे मैं 8 से लेके 14 तक मूव कर रही हूं, बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ती है। याद रखिएगा, बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ती है। जैसे जैसे मैं 0 से लेके 6 तक मूव कर रही हूं, एसिडिक स्ट्रेंथ घटती है। आपकी एनसीईआरटी में ये एक डायग्राम गिवन है, बेसिकली एक टेबल गिवन है जो मुझे पीएच और एसिडिक स्ट्रेंथ, पीएच और बेसिक स्ट्रेंथ के बारे में समझा रही है। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है कि जब मैं 7 से लेके 14 की तरफ मूव कर रही हूं तो बेसिक नेचर इंक्रीज कर रहा है, पर जब मैं 7 से लेके 0 की तरफ मूव करूंगी, मतलब 7 से 6, 6 से 5, 4, 3, 2, 1, 0, जैसे जैसे मैं 7 से लेके 0 तक मूव करूंगी, मतलब जब 7 से घटूंगी, तब मेरा एसिडिक नेचर इंक्रीज होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं हम। अब जो ये आपका एसिड्स एंड बेसिस का पीएच स्केल होता है, उसपे देखो ये ऐसे ना इस तरीके के यूनिवर्सल इंडिकेटर की स्ट्रिप्स आती हैं। अब मैं यहाँ से एक स्ट्रिप निकालूंगी, उसको मैं किसी सोल्यूशन में डिप करूंगी, फिर मैं देखूंगी कि यार उसका कलर तो ना कुछ ऐसा सा आ रहा है, तो मैं बोल दूंगी कि उसका पीएच 9 है। फिर मैं एक और स्ट्रिप निकालूंगी, उसको मैंने एक दूसरे सोल्यूशन में डिप किया, उसका कलर तो बिल्कुल लाल चटक आ रहा है, तो मैं कह दूंगी उसका पीएच 1 है। इस तरीके से हम चीजों को करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच पर आते हैं। पीएच की जो इंपॉर्टेंस होती है, सबसे पहले एनिमल्स का देखते हैं हम कि एनिमल्स, और इसमें हम भी आते हैं। ठीक है, एनिमल्स हमारे पीएच सेंसिटिव होते हैं। हमारे बॉडी के लिए ऑप्टिमम पीएच 7 से 7.8 होता है, मतलब न्यूट्रल या उसके आसपास होता है। हाय जेनी, हाय आरुष। When pH of rain water is less than 5.6, उसको हम acid rain कह देते हैं। You people have to remember this number.
कि जब रेन वाटर का पीएच 5.6 से कम हो जाता है उसको मैं एसिड रेन कह दूंगी। व्हेन एसिड रेन फ्लोज इनटू द रिवर्स, तो वो रिवर वाटर का भी पीएच कम कर देता है, जिसकी वजह से पानी में जो मछलियां रहती हैं उनका रहना मुश्किल हो जाता है। बहुत सिंपल सा है सब समझना। प्लांट्स जो होते हैं वो भी पीएच सेंसिटिव होते हैं। जैसे हमारी बॉडी का एक ऑप्टिमम पीएच 7-7.8 होता है, उसी तरीके से जो सॉइल है यानी कि जो धरती है उसका भी जो पीएच है दैट इज क्लोज टू 7। अगर सॉइल ज्यादा एसिडिक हो गया या ज्यादा बेसिक हो गया तो जो प्लांट्स है वो ढंग से ग्रो नहीं कर पाएंगे। अब अगर हमारा सॉइल बहुत ज्यादा एसिडिक हो गया तो मैं क्या करूंगी उसके ट्रीटमेंट के लिए, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो अंडरलाइन कर लीजिएगा। तो मैं यूज करूंगी क्विक लाइम विच इज चूना विच इज कैल्शियम ऑक्साइड, या मैं यूज करूंगी स्लेट लाइम विच इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, या मैं यूज करूंगी चौक विच इज कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है। इफ द सॉइल इज टू एल्कलाइन देन इट्स एल्कलिनिटी, अगर एसिडिक है तो मैं ये चीजें यूज करूंगी, एसिडिक है तो मैं बेसिक चीजें यूज करूंगी, एंड अगर बहुत ज्यादा बेसिक हो गया है तो मैं एसिडिक चीज यूज करूंगी विच इज मेन्योर। मेन्योर माने खाद, तो मैं खाद जो नेचुरल खाद होती है जो सब्जी सड़ी हुई गली हुई सब्जियों से और इन सबसे बनती है, पेड़ पौधों से, मेन्योर या फिर कंपोस्ट का इस्तेमाल करूंगी। ठीक है। आगे चलते हैं। अब हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए किस तरीके से पीएच इंपॉर्टेंट रहता है। हमारा स्टमक जो होता है वो खाने को पचाने के लिए HCl रिलीज करता है, उस HCl का पीएच 1.4 के आसपास होता है। कभी कभारी जब मैं ज्यादा खाना खा लूंगी तो मेरे पेट को ज्यादा एसिड रिलीज करना पड़ेगा उस खाने को पचाने के लिए। तो जब मैंने ओवर ईट किया मेरे पेट ने HCl को ओवर सिक्रीट किया, और उस ओवर सिक्रीशन की वजह से मुझे पेट में जलन होने लग जाती है, क्योंकि फिर वो एसिड मेरे पेट को जलाने लग जाता है। जैसे हमारे मुंह में छाले हो जाते हैं ना, ऐसे ही ना पेट में भी छाले हो जाते हैं जिनको हम अल्सर्स कहते हैं, अगर एसिडिटी इतनी ज्यादा बढ़ जाए अपने की। ठीक है। तो ड्यू टू ओवर ईटिंग एक्सेस ऑफ एसिड इज प्रोड्यूस्ड इन द स्टमक ड्यू टू विच कॉजेज indigestion and produces pain and irritation. In order to cure indigestion मैं यूज करती हूँ एंटासिड। अब एंटासिड समझ लीजिएगा, काफी कंफ्यूज होते हैं हम। एंटासिड में जो एंट वर्ड है उसका मतलब है एंटी, एंड एसिड स्टैंड्स फॉर एसिड। तो एंटासिड मतलब एंटी एसिड। तो एंटासिड कोई एसिड नहीं होती है, एंटासिड वो चीजें होती हैं जो एसिड के अगेंस्ट काम करती है। और एसिड के अगेंस्ट कौन काम करेगा, बेस ही तो काम करेगा। तो एंटासिड्स का नेचर पूछा जाता है, व्हाट इज द नेचर ऑफ एंटासिड्स। बहुत से बच्चे एसिड पढ़ के एसिड ही टिक कर देते हैं। तो एंटासिड्स का नेचर बेसिक होता है ना कि एसिडिक। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एंड बेकिंग सोडा है हमारे एग्जाम्पल्स। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं कि किस तरीके से जो दांतों में कीड़े लगते हैं उसका भी रीजन हमारा पीएच चेंज है। होता क्या है, हमने खाना खाया, ये मैंने अपनी प्रीवियस क्लास में भी डिस्कस करा था, कल की ही क्लास में शायद हमने डिस्कस करा था कि मान के चलो मैंने खाना खाया, अब खाना जो है वो मेरे दांतों में फंस गया। अब क्या होता है हमारे मुंह में जो अगर मैं ब्रश फ्रश नहीं करूंगी तो मुंह में बैक्टीरिया आ जाएगा। वो बैक्टीरिया क्या करेगा, मेरे उस खाने के ऊपर फीड करेगा, उसे तो वो खाना खाना है। तो जब वो बैक्टीरिया मेरे दांतों में फंसे हुए खाने के ऊपर फीड करेगा, तो जब वो खा रहा होगा उस खाने को तो वो एसिड रिलीज करेगा। ठीक है। खाने को खाते समय वो एसिड रिलीज करेगा, और उस एसिड की वजह से जो मेरा एनामल है, एनामल इज दिस ई, एवरीबडी डू ई ई। तो जो ये जो व्हाइट पार्ट है दैट इज मेड अप ऑफ एनामल, तो वो ना इस एनामल को खा जाएगा, इस एनामल को खत्म कर देगा। हमारा दांत ना बेटा इतना स्ट्रांग होता है कि शायद हजारों किलो वजन भी हमारा दांत बर्दाश्त कर सकता है। पर एक ऐसे कीड़े जो हमें दिखते भी नहीं है, ऐसे छोटे छोटे माइक्रोब जो हमें दिखते भी नहीं है, वो हमारे इन दांतों को गला देते हैं जस्ट बिकॉज हम थोड़ा सा आलस दिखा देते हैं जीवन में। द बेस्ट वे टू प्रिवेंट टूथ डिके इज टू यूज अ टूथपेस्ट बिकॉज इट इज बेसिक इन नेचर। अब मुंह में एसिड आ गया है तो उस एसिड को काटने के लिए मुझे कुछ बेसिक तो चाहिए होगा ना, तो मैं बेसिक टूथपेस्ट यूज कर लूंगी। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब एक सेल्फ डिफेंस की तरह से भी ये यूज किया जाता है। एनिमल्स एंड प्लांट्स सेल्फ डिफेंस में कैसे यूज करते हैं, जैसे नेटल स्टिंग है, नेटल एक पौधा है, तो ना उसकी पत्तियों को अगर मैं हाथ लगाऊंगी ना तो उसकी पत्तियों पे ना बहुत छोटे 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 कांटे होते हैं, ऐसे नहीं कि लगते खून आ जाए,
पर इट्स जस्ट लाइक दिस हैपेंड विद माय मदर। हम लोग मसूरी गए थे ट्रिप के लिए, तो उनके हाथ में ना पानी या ओस लग गई थी, सो शी थॉट कि पत्ते से साफ कर लेती हूँ, कपड़े क्यों खराब करूँ। तो उन्होंने जिस पत्ते से अपने हाथ को साफ किया था, दैट टर्न्ड आउट टू बी नेटल प्लांट। तो उन्होंने ना बस इट्स जस्ट लाइक सिर्फ ऐसे साफ किया अपनी उंगली को, और उनका पूरी की पूरी उंगली सूज गई थी उनकी। एंड इट्स लाइक कांस्टेंट इचिंग होती रहती है, तुम खुजली करते जाओ करते जाओ करते जाओ, वो इचिंग खत्म ही नहीं होती है। क्योंकि जो वो नेटल प्लांट होते हैं, जो नेटल की पत्तियां होती हैं, वो ना फॉर्मिक एसिड या मेथनोइक एसिड, एक ही बात है, वो रिलीज कर देती है हाथ में। ठीक है, चलिए। अच्छा, ये सेल्फ डिफेंस बिट्टू डी के कहां से आ गया? हाँ, मतलब तुमने समझ लिया ना कि जो एंड स्टिंग होती है और जो नेटल स्टिंग होती है, उसकी वजह से ऐसा हो जाता है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं सॉल्ट्स की। सॉल्ट्स हम कई बार पढ़ चुके हैं, तो इसको मैं जल्दी जल्दी खत्म करा दूंगी। सॉल्ट्स कैसे बनते हैं? जब एक एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो हमें सॉल्ट मिलता है। सॉल्ट दो हिस्सों से बना रहता है, एक कटायन और अनायन मिलके सॉल्ट बनाते हैं। बेस्ड ऑन नेचर ऑफ एसिड और बेस, जो सॉल्ट होते हैं वो अलग अलग तरीके के होते हैं। सबसे पहले वो होते हैं एसिडिक सॉल्ट के। एसिडिक सॉल्ट कैसे बनता है? जब स्ट्रॉन्ग एसिड हो और वीक बेस हो। जो चीज स्ट्रॉन्ग होगी वैसा ही उस सॉल्ट का नेचर होगा। ठीक है, बेसिक सॉल्ट क्या होता है? जिसमें वीक एसिड हो पर स्ट्रॉन्ग बेस हो। अब देखो यहां पर बेस स्ट्रॉन्ग है तो इसीलिए बेसिक सॉल्ट है। अगला हम बात करते हैं न्यूट्रल सॉल्ट। न्यूट्रल सॉल्ट कैसे बनता है? एसिड भी स्ट्रॉन्ग हो और बेस भी स्ट्रॉन्ग हो, दोनों स्ट्रॉन्ग चीजें मिलाकर आपका न्यूट्रल सॉल्ट बना लेती है। ठीक है, आ गई ये चीज भी समझ में आपको? आगे बढ़ते हैं हम, लेट्स मूव ऑन अहेड। अब हम लोग बात करते हैं कुछ सॉल्ट्स की। ये एग्जांपल्स आप लोगों को मैं बताती हूँ, ये होमवर्क है आपका। आपकी एनसीईआरटी में ना जो सॉल्ट्स वाला टॉपिक है, ठीक उससे पहले कुछ सॉल्ट्स के नाम लिखे हुए हैं। जैसे आपका KNO3 हो गया है, ठीक है, उसके बाद फिर आपका NH4Cl हो गया है, उसके बाद आपका Na2CO3 हो गया है। ये इस तरीके के सॉल्ट्स को आपको यहाँ पर लिखना है और बताना है कि वो कौन से एसिड से बने हुए हैं, कौन से बेस से बने हुए हैं और उनका नेचर क्या है। ठीक है, हाय सुमित, कौन से एसिड से बने हुए हैं, कौन से बेस से बने हुए हैं और उनका नेचर क्या है, ये आप लोगों का होमवर्क है। आगे बढ़ते हैं हम। अब हम लोग पढ़ते हैं कॉमन सॉल्ट के बारे में। कॉमन सॉल्ट को हम केमिकली सोडियम क्लोराइड बोलते हैं। इट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय अ फ्यू मेथड्स सच एज इवेपोरेशन ऑफ सी वाटर। समुद्र के पानी को इवेपोरेट कर दूंगी, पीछे बचेगा नमक। रिएक्शन ऑफ HCl एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड अंडरग्राउंड डिपॉजिट्स। अंडरग्राउंड डिपॉजिट से जो निकलता है उसको हम रॉक सॉल्ट कहते हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब कौन से सॉल्ट है जो सोडियम क्लोराइड से बन सकते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड, ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा एंड प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो एक बार सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में बात कर लेते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड को बेटा हम कॉस्टिक सोडा नाम से भी जानते हैं। केमिकल नेम है इसका सोडियम हाइड्रोक्साइड। रॉ मटेरियल कौन सा यूज होता है? NaCl। कैसे बनता है ये? ब्राइन का मैं इलेक्ट्रोलिसिस करवाऊंगी। ब्राइन क्या होता है आपका? कि जब NaCl को मैंने पानी में मिला दिया और एक कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन बना दिया। अब बेटा जब मैं इनका इलेक्ट्रोलिसिस कराऊंगी तो मुझे दो प्रोडक्ट मिलेंगे, तीन मिलेंगे एक्चुअली। मुझे NaOH मिलेगा, मुझे H2 मिलेगा और मुझे Cl2 मिलेगा। ठीक है, हाय सोनम, मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ, आप कैसे हो बेटा? ओके, इट इज प्रिपेयर्ड बाय द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन सोल्यूशन। ब्राइन सोल्यूशन क्या होता है उसकी भी डेफिनेशन यहाँ पर लिख दी है मैंने। ब्राइन इज अ कॉन्सेंट्रेटेड एक्वस सोल्यूशन ऑफ NaCl। NaCl का जो एक्वस सोल्यूशन होता है, एक्वस माने NaCl को पानी में मिला दिया, तो एक्वस सोल्यूशन ऑफ NaCl वर्ड तो याद हो गया। कॉन्सेंट्रेटेड होता है, बट ये कॉन्सेंट्रेटेड मतलब NaCl ढेर सारा मिला रही हूं मैं, एक कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन बना रही हूं। इस प्रोसेस को हम क्लोर एल्कली प्रोसेस कहते हैं, क्योंकि इस प्रोसेस में आपका क्लोरीन भी बनता है और एक एल्कली यानी कि NaOH भी बनता है। इस पर्टिकुलर टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई आपका क्लोरीन किस पे बन रहा है, कैथोड पे बन रहा है या एनोड पे बन रहा है? तो मैं लिख देती हूँ, वैसे तो मैं आशा करती हूँ कि आपको याद हो, पर फिर भी लिख देती हूँ मैं। हाइड्रोजन गैस बनती है बेटा आपकी कैथोड पर, हाइड्रोजन गैस बनती है आपकी
कैथोड पर, और क्लोरीन गैस बनती है आपकी एनोड पर। वेरी गुड ईशान, एनोड पर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। हाँ ठीक है, एनोड पर। चलिए सो यस, यहाँ पर लिख रखा है देखो, एनोड पर क्लोरीन गैस बन रही है, कैथोड पर हाइड्रोजन गैस बन रही है। ये आपकी एनसीईआरटी का डायग्राम है और ये आपसे पूछा जा सकता है। क्या कर देंगे, यहाँ पर जो ये गैस लिखी है इधर क्वेश्चन मार्क मार देंगे और पूछेंगे बताओ यहाँ पे क्या बन रहा है। ठीक है, या फिर यहाँ पर क्लोरीन गैस लिखी हुई है, क्वेश्चन मार्क मार देंगे, पूछेंगे बताओ क्या बन रहा है। तो ये सारी चीजें आपसे पूछी जाएंगी। और ये याद रखना कि NaOH जो है आपका वो कैथोड वाली साइड बन रहा है। देखो इधर एनोड है, इधर कैथोड है, तो NaOH जो है वो आपका कैथोड वाली साइड बन रहा है। बस ये याद रखिएगा, NaOH कैथोड वाली साइड बन रहा है। इनके यूजेस हमें याद रखने हैं कि हाइड्रोजन किस चीज में यूज होता है, NaOH किस चीज में यूज होता है। सो दिस टेबल इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू, स्टार मार्क कर लीजिएगा। अगला हम बात करते हैं ब्लीचिंग पाउडर के बारे में। ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल फॉर्मूला होता है CaOCl2। केमिकल नेम होता है इसका कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, क्लोराइड ऑफ लाइम, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। पर अगर आपसे तीनों नाम याद नहीं हो रहे हैं तो आप डेफिनेटली ये नाम याद कर लीजिएगा, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। कैसे बनता है कि जब मैं स्लेट लाइम को क्लोरीन के साथ रिएक्ट करती हूँ। आप अक्सर कंफ्यूज हो सकते हैं बिटवीन लाइम एंड स्लेक्ड लाइम, कि भाई लाइम को रिएक्ट करा रहे थे या स्लेक्ट लाइम को रिएक्ट करा रहे थे। तो याद रखिएगा स्लेक्ट लाइम को रिएक्ट करा रहे थे। स्लेक्ट लाइम क्या होता है, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, CaOH होल ट्वाइस को हम स्लेक्ट लाइम कहते हैं। साथ में रिएक्ट करवाया मैंने क्लोरीन, तब जाके बन गया मेरा CaOCl2। आ गया समझ में, साथ में वाटर तो बनेगा ही। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यहां तक सब बढ़िया चल रहा है, यहां तक सब इजी चल रहा है। आगे बढ़ते हैं हम। ये एक व्हाइट कलर का पाउडर होता है जिसमें से बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्मेल आती है क्लोरीन की। अगर किसी के घर पे कोई मम्मी ब्लीचिंग पाउडर या ब्लीच यूज करती है, मुंह पर भी लगाया जाता है ये ब्लीच, क्योंकि ना हमारे मुंह पर फेशियल हेयर होते हैं और वो काले रंग के होते हैं। अजीब लगता है, लोग कहेंगे ए तेरे तो फेशियल हेयर काले हैं, बिकॉज पीपल डोंट एक्सेप्ट कि हाँ यार नॉर्मल है लोगों के फेशियल हेयर होना। तो बहुत से लोग क्या करते हैं, उन्हें इनसिक्योर फील होता है, थोड़ा बुरा फील होता है, तो वो अपने काले बालों को सफेद करने के लिए ब्लीच यूज करते हैं। ब्लीच क्या करता है, चीजों को डी कलराइज कर देता है, मतलब उनके रंग को उड़ा देता है। बहुत से लोग नहीं तो अपने बालों को भी ब्लीच कर देते हैं, पीले पीले रंग के हो जाते हैं उनके बाल, तो वो रंग को उड़ा देता है ब्लीच। ड्राई क्लीनिंग के लिए जब हम अपने सामान को देते हैं तो उसके ऊपर कोई दाग होता है, वो उस दाग को भी उड़ा देता है, इसलिए हम ब्लीच करते हैं चीजों को। ठीक है, क्लोरोफॉर्म अलग है बेटा, क्लोरीन अलग है, क्लोरोफॉर्म अलग है। अगर ब्लीच में से क्लोरोफॉर्म की स्मेल आती बेटा तो सारे बेहोश हो जाते। ठीक है, चलिए सो रीजन फॉर स्मेल क्या है कि भाई ब्लीचिंग पाउडर को जब मैं खोलूंगी तो वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा एंड इस प्रोसेस में ना क्लोरीन गैस निकल जाती है और वो उस क्लोरीन गैस की स्मेल आती है। soluble in water and it is used as a bleaching substance। bleaching substance वो चीजें होती है जो चीजों को डीकलराइज करती है। जैसे देखो ये इस जीन्स को डीकलराइज किया जा रहा है, पहले इसका कितना नीचे से गाढ़ा रंग था, अब कितना हल्का रंग हो गया है इसका। ठीक है, चलिए अब ये देखिए, ये ऐसे कि पहले मैं ऐसा था, फिर मैंने मेरे जीवन में ऑक्सी लाइफ ब्लीच यूज करना शुरू किया, फिर मैं सफेद हो गया। ऐसा कुछ भी नहीं होता है, आप जैसे हैं बहुत सुंदर है, बहुत प्यारे हैं। खुद को बदलने की कोशिश ना कीजिए, बस अपने मन को और दिमाग को ग्रो कीजिए, दैट इज मोर देन इनफ। ठीक है, बाकी करनी तो सबने अपने मन की ही है। ब्लीचिंग पाउडर इज यूज्ड फॉर ब्लीचिंग कॉटन एंड अदर काइंड ऑफ क्लोथ्स इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये दोनों, कि डिसइंफेक्टिंग वाटर के लिए और स्विमिंग पूल का जो गंदा पानी होता है उसे साफ करने के लिए इसे यूज। अच्छा ब्लीच, अच्छा मुझे लगा कि उसमें से क्लोरोफॉर्म की स्मेल आती है। ठीक है, चलिए हाँ हाँ, कैल्शियम ऑक्सी, मैंने बोला ना कि तीनों होते हैं, बट वी कैन गो विद कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड ओनली। इट इज यूज्ड एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन इंडस्ट्रीज। ठीक है, ये भी आपके एनसीईआरटी का लाइन है और ये एक असर्शन रीजन में मैंने आप लोगों से पूछा था और आप लोगों ने गलत जवाब दिया था, तो याद रखिएगा कि ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह यूज होता है।
अब देखो ये इस तरीके से जैसे दाग है ना, अब ब्लीच आएगा और दाग को हटा देगा, पर यहाँ पे ये वीडियो चलेगी नहीं, तो हम लोग इसलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला हम लोग पढ़ते हैं बेकिंग सोडा के बारे में। बेकिंग सोडा का फॉर्मूला NaHCO3 होता है। इसका फॉर्मूला क्या, इसका नाम क्या होगा? Na से याद रखिएगा सोडियम, H से याद रखिएगा हाइड्रोजन एंड CO3 से याद रखिएगा कार्बोनेट। कैसे बनता है? NaCl, अमोनिया, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड मिलके NaHCO3 बनाते हैं। साथ में बनता है अमोनियम क्लोराइड। इसको भी आप लोगों को बराबर याद रखना है क्योंकि ये भी पूछा जाता है। ओके, आगे बढ़ते हैं हम। अब जो बेकिंग सोडा होता है, सबने अपने घरों पे देखा होगा, छोले वगैरह बनाने में, पकौड़े बनाने में यूज होता है। तो इट इज मेड अप ऑफ व्हाइट क्रिस्टल्स विच आर स्पैरिंगली सॉल्युबल। स्पैरिंगली सॉल्युबल मतलब पूरी तरीके से पानी में नहीं घुलते हैं, थोड़े थोड़े पानी में घुलते हैं। यहाँ पे डेफिनेशन भी लिखी है, दैट इज सॉल्युबल इन स्मॉल क्वांटिटीज। ये एक वीक बेस होता है, तभी तो बेकिंग सोडा को मैं एज एन एंटासिड यूज कर सकती हूँ, तभी तो मैं खा सकती हूँ अगर मुझे एसिडिटी हो रही है। और ये नॉन कोरोसिव होता है। नॉन कोरोसिव मतलब ये कोरोड नहीं करेगा किसी सरफेस को, किसी सरफेस को खराब नहीं करेगा। अब जब बेकिंग सोडा को मैं हीट करती हूँ तो मुझे सोडियम कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर मिलता है। इक्वेशन आप लोग खुद से लिख सकते हैं, प्रोडक्ट्स तो बता ही दिया है मैंने। सोडियम कार्बोनेट इज Na2CO3, कार्बन डाइऑक्साइड इज CO2 एंड वाटर इज H2O। बेकिंग सोडा को हम एक एंटासिड की तरह यूज करते हैं, जैसे लिखा भी ना यहाँ पे देखो दवाई पे, एंटासिड। एक बहुत ही फेमस एंटासिड है जो मैं यूज करती हूँ, दैट इज डाइजीन। उससे क्या होता है कि अगर पेट में किसी भी तरीके की जलन होती है वो ठीक हो जाती है। ठीक है, अब बेकिंग सोडा को हम बेकिंग पाउडर बनाने में भी इस्तेमाल करते हैं। बेकिंग पाउडर इज अ मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा प्लस टार्टरिक एसिड। इसकी इक्वेशन में आपको टार्टरिक एसिड का पूरा फॉर्मूला नहीं याद रखना है। एनसीईआरटी में भी ना केवल यही लिख रखा है कि NaHCO3 बेकिंग सोडा लिख दिया और टार्टरिक से तुम्हें H+ मिल गया। उन्होंने भी डायरेक्टली H+ ही लिख रखा है। सो यू डू नॉट हैव टू रिमेंबर, यू डू नॉट हैव टू लर्न द फॉर्मूला ऑफ टार्टरिक एसिड। हाँ जी, इनो, वेरी गुड प्रियम, इतनी बारी से इनो लिख रहा है बेचारा। द कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस्ड। अब इस प्रोसेस में ना आपका कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। अब जैसे मैंने कोई केक बनाया, केक में मैंने बेकिंग पाउडर डाला तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा उस केक के अंदर। अब वो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलने की कोशिश करेगी। तो हमने देखा है ना ब्राउनीज में, केक्स में छोटे छोटे छेद होते हैं। वो छोटे छोटे छेद क्यों होते हैं? क्योंकि वो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, अगर बेकिंग पाउडर को मैं नहीं डालूंगी ना केक में तो मेरा केक बहुत छोटा बनेगा, फूलेगा नहीं। वो फूलता है क्यों? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड कब बनेगा? जब मैं बेकिंग पाउडर डालूंगी। तो अगर मैंने बेकिंग पाउडर नहीं डाला तो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनेगा। कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनेगा तो केक फूलेगा नहीं, फूलेगा नहीं तो वो छोटा बनेगा और हार्ड बनेगा। ठीक है, ये भी पूछा जाता है कि एक बेकर है जिसने अपने ना केक में कुछ चीज नहीं डाली जिसकी वजह से उसका केक छोटा रहा और हार्ड रहा, तो वो क्या डालना भूल गई थी। ठीक है, अब ये देखिए यार, ये वीडियो नहीं चलेगी वरना आपको दिखता है यहाँ पे कि अभी ये फ्लैट है और ये ऐसे फूल जाता है, ये वीडियो नहीं प्ले हो पाएगी यहाँ पर। अब हम लोग बेकिंग पाउडर का क्यों इस्तेमाल करते हैं बेकिंग सोडा की जगह पे? क्योंकि क्या होगा अगर मैंने बेकिंग सोडा का इस्तेमाल करा तो बेकिंग सोडा को जब मैं हीट करती हूँ बेटा तो Na2CO3 बन जाता है। और Na2CO3 एक बेसिक सॉल्ट है। बेस होते हैं कड़वे, बेस होते हैं बिटर। तो अगर मैंने Na2CO3 बनने दिया तो मेरा केक बेटा कड़वा हो जाएगा। तो मैं बेकिंग पाउडर का यूज करती हूँ। देन यू आर लाइक कि मैम बेकिंग पाउडर में भी तो बेकिंग सोडा होता है, क्या तब ये Na2CO3 नहीं बनेगा? तो Na2CO3 बनेगा बेटा। दिव्यांश, बड़े दिनों में दर्शन दिखाए, गुड मॉर्निंग, मैरी क्रिसमस। तो ये Na2CO3 बनेगा, पर टार्टरिक एसिड का H+ इस Na2CO3 की बेसिक कैरेक्टर को कंट्रोल में रखेगा, उसको न्यूट्रलाइज कर देगा। नीचे यही लिखा है, द एडवांटेज ऑफ यूजिंग बेकिंग पाउडर इज दैट जो टार्टरिक एसिड बन रहा है वो रिएक्ट कर रहा है सोडियम कार्बोनेट के साथ और वो न्यूट्रलाइज कर रहा है सोडियम कार्बोनेट को। ठीक है, हाँ, पकौड़े में भी हम लोग डालते हैं बेकिंग सोडा को। ओके, अब हम आगे बात करते हैं वॉशिंग सोडा की। वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला होता है Na2CO3.10H2O। डेकाहाइड्रेट होता है। बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं पेंटा है या क्या है। ठीक है, तो डेकाहाइड्रेट है।
सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 विच डज नॉट हैव एनी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, उसको हम सोडा ऐश बोलते हैं। अब मैं आपको समझाती हूँ रिएक्शन के माध्यम से कि सोडा ऐश क्या होता है। ठीक है, मेरे पास Na2CO3 है, डॉट 10H2O है, ये अभी मेरा वॉशिंग सोडा है। ठीक है, अब मान के चलो गलती से या जानबूझ के इसको मैंने हीट कर दिया, और इतना एक्सट्रीम हीट कर दिया मैंने कि जो ये 10 वाटर है ये सारा का सारा वाटर उड़ गया, तो मुझे यहाँ पर क्या मिलेगा, केवल Na2CO3, और इसको मैं कहूंगी सोडा ऐश, इसको मैं कहूंगी सोडा ऐश। ठीक है, सो दिस इज माय वॉशिंग सोडा, एंड जिसमें कुछ भी नहीं पानी होगा दैट इज माय सोडा ऐश। आगे बढ़ते हैं, प्रोडक्शन ऑफ वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम सोडियम क्लोराइड इन द फॉलोइंग 3 स्टेप्स। NaHCO3, हाँ जी दिव्यांश, ये बेकिंग सोडा का फॉर्मूला है। वॉशिंग सोडा कैसे प्रिपेयर होता है, 3 स्टेप्स में प्रिपेयर होता है ये। सबसे पहले देखते हैं, सबसे पहले हमें NaHCO3 बनाना पड़ेगा। कैसे बनाया था, NaCl, H2O, CO2 एंड अमोनिया, है ना। तो क्या बना था आपका NaHCO3 प्लस में NH4Cl, यहां तक तो सबको पता है। अब मैंने क्या किया कि जो ये NaHCO3 बना है इसको हीट कर दिया। इसको हीट करने पर क्या होगा, सारे बच्चे बताएंगे, इसको हीट करने पर क्या होगा, Na2CO3 बनेगा। अब Na2CO3 के साथ मैं 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर को मिला दूंगी। Na2CO3 के साथ मैं 10 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर को मिला दूंगी, तो मुझे क्या मिल जाएगा, Na2CO3 डॉट 10H2O, और मुझे मेरा वॉशिंग सोडा मिल गया है। ठीक है, ये दोनों इक्वेशन बेटा हम बेकिंग सोडा में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, बस एक ये नई इक्वेशन थी हमारे लिए, बट ये पूरा का पूरा प्रोसेस इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कहीं कहीं पर XY लिख के आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, अब वॉशिंग सोडा के सारे यूजेस तो है ही, पर ये वाला यूज सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर को रिमूव करने में यूज होता है। हार्डनेस ऑफ वाटर मतलब बहुत सारी जगहों का पानी ना खारा होता है, खारे पानी में हम साबुन से कपड़े नहीं धो सकते हैं, मुझे डिटर्जेंट का इस्तेमाल करना पड़ेगा अगर मुझे कपड़े धोने हैं, क्योंकि डिटर्जेंट में होता है वॉशिंग सोडा। तो वॉशिंग सोडा क्या होगा, पानी के खारेपन को हटा देता है और कपड़े अच्छे से धुलेंगे। वरना अगर मैं साबुन से कपड़े धोने की कोशिश करूंगी ना तो साबुन टूट जाएगा और कपड़ों के चिपक जाएगा। जिनके घरों के पास खारा पानी आता है उन्हें पता है कि कितनी मुश्किल होती है, तो इसीलिए हमें डिटर्जेंट यूज करना पड़ेगा, क्योंकि डिटर्जेंट में वॉशिंग सोडा होता है। ठीक है, तो परमानेंट हार्डनेस सबसे इंपॉर्टेंट था, सारे हैं बट परमानेंट हार्डनेस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे हम बात करते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस की। प्लास्टर ऑफ पेरिस का केमिकल फॉर्मूला होता है CaSO4 डॉट हाफ H2O। मैं भी अक्सर कंफ्यूज हो जाती हूँ, मैं ना CuSO4 याद रख लेती हूँ, तो CuSO4 नहीं होगा, कैल्शियम सल्फेट होगा। यहाँ पे कार्बोनेट गलत लिख दिया है, कैल्शियम सल्फेट होगा। ठीक है, कैल्शियम सल्फेट होगा। ऐसे भी कंफ्यूज हो सकते हो तुम, CaCO3 भी याद कर सकते हो, ये भी नहीं होगा, सल्फेट होगा। ठीक है, इट इज मेड फ्रॉम जिप्सम। जिप्सम क्या है, CaSO4.2H2O। इसको हम प्लास्टर ऑफ पेरिस क्यों कहते हैं, क्योंकि ये बनता है जिप्सम से, और ये जिप्सम ना अपने को पेरिस में ही मिलता है, इसलिए प्लास्टर ऑफ पेरिस बोल दिया है हमने। ठीक है, हाँ दिव्यांश पढ़ा दिया मैंने, वन शॉट डाल भी दिया बेटा, उसका चेक कर लीजिएगा। तो जब मैं 100 डिग्री सेल्सियस पर जिप्सम को हीट करूंगी तो मुझे मेरा प्लास्टर ऑफ पेरिस मिल जाएगा, पर अगर मैं 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जाऊंगी तो मुझे डेड बर्न प्लास्टर मिलेगा। मैं बताती हूँ आपको आगे इक्वेशन के माध्यम से। ठीक है, देखिएगा मेरे पास अभी CaSO4.2H2 एक्सक्यूज में, मेरे पास CaSO4.2H2O है। ठीक है, अब इसको अगर मैं 100 डिग्री सेल्सियस पर हीट कर रही हूं, इफ आई एम हीटिंग एट इट 100 डिग्री सेल्सियस, तो मुझे मेरा CaSO4 डॉट हाफ H2O यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस मिल जाएगा। अब इसे ना हम एक
किल्न में बनाते हैं, KILN, भट्टे में बनाते हैं हम। तो अब मैं क्या करूंगी, CaSO4.2H2O। थैंक यू विंध्यवासिनी। अब अगर इसको मैं 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर हीट करूंगी, तो 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर हीट करूंगी तो बेटा जितना भी पानी है ना, ये 2H2O, ये सारा का सारा पानी उड़ जाएगा। यहाँ पे एटलीस्ट आधा तो बचा था, आधा भी नहीं बचेगा, सारा का सारा उड़ जाएगा, यानी कि CaSO4 मिलेगा। और इसको फिर मैं कहूंगी डेड बर्न्ड प्लास्टर, ये होगा मेरा डेड बर्न्ड प्लास्टर। ठीक है, हाँ जी, CaSO4.2H2O बिल्कुल करेक्ट फॉर्मूला है। आगे बढ़ते हैं हम। देखो ये आपका जिप्सम क्रिस्टल ऐसा होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस ऐसा पाउडर्ड फॉर्म में होता है। ठीक है, अब जो हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस है उसकी प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। व्हाइट कलर का पाउडर होता है, हार्ड हो जाता है जब इसको हम पानी से मिलाते हैं, इसलिए ना इसे हमें वाटरप्रूफ कंटेनर में भी रखना चाहिए, क्योंकि अगर इनके साथ पानी मिल गया तो ये एक बारी हार्ड हो गया। अब हार्ड होने के बाद इसको, इसने जो शेप ले ली ना, ये उसी शेप में रहेगा, फिर ये नॉर्मल शेप में नहीं आएगा। मतलब जैसे सपोज मुझे मेरे प्लास्टर ऑफ पेरिस को इस बॉटल शेप का बनाना था, पर मैंने उसको मिला के ऐसे ही छोड़ दिया, तो अब वो वैसा ही पत्थर बना हुआ रह जाएगा, वो जिस शेप में वो वैसा ही बना हुआ रह जाएगा, वो बॉटल शेप में नहीं आ पाएगा। इसीलिए हम उसको नहीं मिलाते हैं उसमें। प्लास्टर ऑफ पेरिस बेटा घर में जो पीओपी नहीं होती है उसको ही प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं हम। ठीक है, अब यहाँ पर आप लोगों का ये चैप्टर खत्म होता है, इसका वन शॉट समाप्त होता है। अगर आप लोगों को सारा सब कुछ समझ में आया, क्लास अच्छी लगी, तो लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। एंड मेरी क्रिसमस टू ऑल ऑफ यू। आई होप कि मतलब आई डोंट नो वेदर सांता क्लॉज इज रियल और नॉट, ठीक है, बट इफ ही इज, आई रियली होप कि वो आप लोगों को आपके मन चाहे गिफ्ट्स दे। एंड बहुत सारी ब्लेसिंग्स मेरी तरफ से आप सभी लोगों को, वट एवर यू पीपल विश फॉर, आपको वो सारी चीजें मिल जाए। मे यू हैव ऑल द लक इन दिस वर्ल्ड, ऑल द हार्ड वर्क, ऑल द मोटिवेशन, एंड गॉड ब्लेस यू। एंड आई सी यू इन योर क्लासेस। तब तक के लिए बाय बाय ऑल ऑफ यू। प्लीज रिवाइज कर लीजिएगा, अच्छे से पढ़ाई लिखाई कर लीजिएगा। So I'll see you guys, तब तक के लिए बाय बाय ऑल ऑफ यू।